हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरे बहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है रोहित शर्मा जी ने, और यूके से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हसान ने, और जर्मनी से हमें ज्वाइन किया है बहुत ही प्यारी लेडी अरीशा राजपूत ने। थैंक यू सो मच अरीशा, थैंक यू सो मच रोहित सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप तीनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू अरीशा। थैंक यू। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट्स, जो कि इंडिया को लेकर बहुत सारी न्यूज़ पे चल रही हैं। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, तो आगाज़ हम डॉक्टर साहब से करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स इंडिया को इंडिया के हवाले से बयान की, आप उसको एक्सप्लेन कीजिएगा और उसका बैकग्राउंड बताइएगा और उस पर अपना ओपिनियन भी बताइएगा हमारे व्यूवर्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मई 2025 के अंदर जो पाकिस्तान और इंडिया की एक इंटेंस सिचुएशन बन गई थी, दैट वाज नियरली ए वॉर। उसको लेके इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड से कंटिन्यूसली उसके ऊपर स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। एक कंट्री एक दिन कोई स्टेटमेंट देता है, दूसरे दिन दूसरा कंट्री कोई स्टेटमेंट देता है। मोहसिन नकवी साहब ने 3-4 स्टेटमेंट्स इसके अंदर दी और 3-4 बड़े बड़े क्लेम किए। एक, उन्होंने ये कहा कि लोग मोदी सरकार को या मोदी जी को पाकिस्तान के साथ इस सारी वॉर का जो है कसूरवार समझते हैं, जबकि असल रोल जो प्ले कर रहे हैं वो अजीत दोवल और अमित शाह जो हैं, इनके एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और एक बीजेपी के अंदर वो शायद सक्सेसर होंगे मोदी जी के, अगर बीजेपी की नेक्स्ट हुकूमत बनती है। तो दूसरा, उन्होंने एक ये क्लेम किया कि इंडिया जो भी प्लान बना रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, हमारे पास उसकी ऑलरेडी हर तरह की रिपोर्ट मौजूद थी। हमने जो इंडिया के ऊपर अटैक किए वो बहुत प्रिसाइज थे। हमने तब तक जब तक हमारे पास हर तरह के एविडेंस नहीं आ गया, हमने प्लेन्स को शूट डाउन करने का जो है वो क्लेम तब तक नहीं किया जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं आ गया। देखें, मेरा ये ख्याल है कि एक तो मोहसिन नकवी साहब वो कोई पाकिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो तो इस्टेब्लिशमेंट के ला के एक बिठाए हुए आदमी हैं। दूसरे, वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से इसके ऊपर कोई इस तरह से स्टेटमेंट आती, उसकी कुछ लॉजिक बनती थी। ये एक मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे जो फील्ड मार्शल साहब की एक बिठाई गई पाकिस्तान के अंदर रजीम है, वो थोड़ा सा रेलिवेंट रहने के लिए एक ही चीज़ को बार बार करी जा रहे हैं। देखें, आपके पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 100 बिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान का फ्लड के अंदर नुकसान हो गया है। पाकिस्तान के अंदर लोग घरों से दर बदर हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर वहाँ पर लोग आपकी इमदाद का वेट कर रहे हैं। लोग वहाँ पे अगे केपीके के अंदर इमरान खान साहब की पार्टी की हुकूमत है, उन्होंने भी कोई बहुत अच्छा वहाँ पे अभी तक अवाम को फ्लड से रिलेटेड रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन और दूसरा, आज मैं एक और रिपोर्ट पढ़ रहा था, पता नहीं आप उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहेंगी या नहीं चाहेंगी। पाकिस्तान के अंदर जो पॉवर्टी की रेशो है वो 45% पे आई है, 45% के ऊपर, कि जो लोग तेजी से गुर्बत की शरह से नीचे की तरफ चले जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि हम लोग अभी भी टीवी पे आके हमें इंडिया के प्लेन्स क्लेम करने हैं। मैंने आपके पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था, आप इंडिया के 50 प्लेन भी गिरा दें, जिस गरीब के घर में रोटी नहीं है उसको उसका कोई फायदा नहीं है। जिस गरीब का कोई अजीज मर के दुनिया से जा रहा है और वो उसको मेडिसिन लेके नहीं दे रहा, ही हैज नथिंग टू डू विद इट। आपकी ये न्यूज़ उसको अम्यूज नहीं करेगी, उसको खाना चाहिए। उसको ये आपका ये नैरेटिव, आपने बहुत ज़्यादा मेडल सजा लिए हैं, आप फील्ड मार्शल बन गए हैं, जनरल बन गए हैं और सिपा सालार भी बन गए हैं। अपने आप को सैफुल्लाह का खिताब भी देते हैं, जो इस्लाम में सबसे बड़ा आज तक किसी भी वॉरियर को, जो मिलिट्री सिपा सालार को मिला, आप उसका भी खिताब दे दें। आपकी ग्राउंड लेवल के ऊपर कोई रेलिवेंस नहीं है। मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था, मैं अगेन ये रिपीट करता हूँ, फैक्ट ऑफ द मैटर इज यू आर द मोस्ट हेटेड पर्सन इन पाकिस्तान। आज आपको बैठ के इंडिया के मैं मुझे एक बात समझ नहीं आई मोहसिन नकवी साहब की, उन्होंने कहा मुझे इंडिया की हर मूव का पता था। आपको पाकिस्तान की मूव का पता है? पाकिस्तान के लोग इस वक्त क्या चाहते हैं आपको उसका पता है? आप इंडिया के लोगों के टैक्स के ऊपर काम नहीं कर रहे। हमने पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर को, ठीक है, हमें इंडिया की वॉर के अंदर इंटेलिजेंस, हमें इस चीज़ के ऊपर फख्र है कि आपने बड़े अच्छे तरीके से उस चीज़ को, पाकिस्तान का दिफा किया। बस करें अब इस बात को, पाकिस्तान के मसाइल को हल करें, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात करें। ओवर टू यू।
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अब हम रोहित सर की जानिब बढ़ेंगे और यकीनन फ्लड एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है और यकीनन पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे इक़दामात भी कर रही हैं और मैंने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज़ पाकिस्तान को मतलब हौसला दे रही थी कि जिस तरह फ्लड पाकिस्तान में आया और हर साल जब मुझे याद है कि 2022 में जब मैंने इंडोर काम शुरू किया था, तब भी मैंने एक पैकेज रिकॉर्ड किया था जिसमें बहुत सारे मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए थे कि पाकिस्तान में सैलाब का मसला इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और आने वाले टाइम पे अगर इस पर अमल दरामद या इसके लिए हिफाज़ती इक़दामात ना किए गए तो ये मसला और ज़्यादा पाकिस्तानी आम आवाम के लिए वबाल जान बन सकता है। इसके साथ-साथ मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट्स थी इंडिया को लेकर, वो अब हम रोहित सर से डिस्कस करेंगे। रोहित सर क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या ओपिनियन है मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट को लेकर? नकवी साहब जो बोल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं वो बोल क्या रहे हैं। बहुत बढ़िया चीज उन्होंने बोली, जो कुछ पॉइंट्स मैं मस्टर कर पाया उसमें। उन्होंने बोला कि हमें पहले से पता था कि इंडिया क्या करने वाला है, हम वॉर रूम में थे, उसके बाद भी नहीं रोक पाए। नूर खान पे हमला हो गया, नहीं रोक पाए। आपको करना चाहिए था ना यार, आपको पता था तो आपका आपका एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा था, रोकते कि हमारा हो सकता है। हम आपके 4 एवैक्स खड़े होते, 4 आपके पास 4 नहीं थे, 2 1 खड़ा होता, एवैक्स खड़े होते, ये साथ में आपके मिसाइल्स खड़े होते, आपके क्विक रिस्पांस मिसाइल्स तो होते ना। नहीं रोक पाए, ठीक है। आप वॉर रूम में थे, 9 अटैक हुए पहले दिन, वो 9 के 9 नहीं रोक पाए। तो फिर क्या कर रहे थे? फिर आप क्यूआर सैम्स आपके क्या कर रहे थे? क्विक रिस्पांस सर्विस टू एयर मिसाइल क्या कर रहे थे आपके? हैं आपके पास, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं था और अब आप गाली बजा रहे हैं बैठ के, इसलिए कुछ नहीं कर रहे। ये इन साहब ने एक और चीज बोली कि जब तक हमने शूट डाउन का क्लेम नहीं किया जब तक हमें एविडेंस नहीं मिल गया, तब तक हमने शूट डाउन का क्लेम नहीं किया। एविडेंस मिल गया, अपनी वाइफ को दिखा दिया, बच्चों को भी दिखा देना। प्रूफ पब्लिक में कहाँ है? पब्लिक में कोई प्रूफ है? कोई दिखाएगा? आपके पास एविडेंस है, आप खुद बोल रहे हो एविडेंस मिल गया, तो दिखा भी देते भाई। दिखाया तो किसी ने नहीं, इंडिया ने दिखाया। अलबत्ता इंडिया हैज शोन, सारे के सारे जहां जहां पे वो मारा गया है, सारे एविडेंस इंडिया ने दिखाया। इंडिया ने एक एक 9 एयर बेसिस का दिखाया कि यहाँ हमारा मिसाइल था, देखो ऊपर से डोम में छेद है। आज भी रहीम एयर बेस या नूर खान बेस, उस पर नो टाइम एक्सटेंड हुआ है, अब तक रिपेयर्स पे है वो। इंडिया इंडिया ने मारा, तो आपको इंडिया ने तो एविडेंस सारे दिखाए ना। पाकिस्तान एविडेंस दिखाने के मूड में नहीं है। खैर एनीवेज, हमारे जो अटैक्स थे प्रिसाइज थे। 5 प्लेन वो प्रिसाइज होते हैं, प्लेन उड़ रहा होता है कहीं पे, हमारे प्लेन हवा में कहीं पे हम लोगों ने लटकाए नहीं थे। प्रिसाइज उसे होता है, हमें पता है कि यहाँ पे मारना, वहां मारा। इसके बाद इसके ऊपर उन्होंने क्लेम क्या किया? इन्होंने पठानकोट क्लेम किया था, एक फोटो दिखाई। भाई आपके पास लोअर अर्थ ऑर्बिट में इतने सारे चाइना के सैटेलाइट्स हैं, एक तो फोटो देता चाइना, आपको नहीं दी। चलो ठीक है, गैलीलियो, चलो गैलीलियो छोड़ दो, गैलीलियो तो वो है। 50 यूरोप के सैटेलाइट्स बैठे हैं, उनसे फोटो मिल सकती थी। हमने भी खरीदे थे सैटेलाइट इमेजेस, हमने भी खरीदी थी नूर खान वगैरह की, बड़े आराम से मिली। ये पाकिस्तान के पूरे 400 बिलियन की इकोनॉमी को नहीं मिले। $15 $10 के फोटोग्राफ्स मिल रही थी और लोगों ने खरीदी। यहाँ पे इतने सारे खरीदी, पाकिस्तान नहीं खरीद पाया, ठीक है। इनकी भी कहानी है। अच्छा, ये कहते हैं कि मोदी जो था उससे ज्यादा डोवाल और अमित शाह कर रहे थे। इंडिया में ये आरोप लगता है कि वन मैन आर्मी है, सिर्फ सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जो वो होता है, बाकी कोई भी आदमी नहीं है, बाकी कोई आदमी इतना पावरफुल नहीं है। वेल एनीवेज, जो होता है इस गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन होता है, और वॉर टाइप डिसीजन तो प्राइम मिनिस्टर का ही होता है और किसी का नहीं होता। वी वेंट इनटू अ वॉर। एक्चुअल में अगर आप दूसरे के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक कर रहे हैं तो दैट इज अ वॉर। कहीं पे भी किसी जेनेवा कन्वेंशन में पढ़ लीजिए, किसी भी जगह वॉर की डेफिनेशन क्या होती है। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे या सिविलियन एरियाज पे अटैक करे, वही हुआ था। तो एक वॉर में जाने का डिसीजन प्राइम मिनिस्टर नहीं लेंगे। ये सारी मोहसिन नकवी अगर इमरान खान को नहीं टैकल कर पा रहे तो हमारी भी गलती भाई उसमें। तुम टैकल करो, तुम्हारी गलती है। और तुम उसके बाद एंड में क्या बोल रहे हो, कितनी कहानियां बता रहे हो, न्यूक्लियर वॉर कर देंगे, आधी दुनिया खत्म कर देंगे। ओ भाई, आधी दुनिया खत्म करने की धमकी मत दो। दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग नाउ। पाकिस्तानी एलीट, मोहसिन नकवी साहब तो खैर
मैं क्या बोलूं, उनको तो खुद नहीं पता। होम मिनिस्ट्री, उसको इंटीरियर बोलते हैं पाकिस्तान में, इंटीरियर उनका थोड़ा सा गड़बड़ पहले भी चल रहा था, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये डिफेंस मिनिस्टर का काम है कि हमने कहाँ टारगेट किए। मतलब इससे पहले भी मैंने देखा, वो भांग पॉलिसी आई थी, वो आईटी मिनिस्टर देगा शिवली परास, अब डिफेंस मिनिस्टर का काम होम मिनिस्टर कर रहा है। अरे भाई, आपका होम मिनिस्ट्री का काम है, आपका इंटीरियर का काम है, आप अपनी फ्लड्स को देखिए, कुछ फ्लड्स भी आपके पास नहीं आती इनका, फ्लड्स भी रिहेबिलिटेशन वाली की है। लेकिन इफ पाकिस्तान हैज मिनिस्ट्री फॉर रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री या क्राइसिस मिनिस्ट्री जो भी, लेकिन ये होम मिनिस्ट्री तो लॉ एंड ऑर्डर वगैरह देखती है ना। आप बोल किस चीज पे रहे हैं, उस वॉर पे, और वो भी मोहसिन नकवी साहब। भाई आप डिफेंस मिनिस्टर बनते आप तो बोलते व्हाट इज योर डिफेंस मिनिस्टर डूइंग। आपके डिफेंस मिनिस्टर एक स्टेटमेंट दिया था कि हम अपने सारे प्लेन्स डिस्प्ले करेंगे, इंडिया आपने डिस्प्ले कर दे, पता चल जाएगा किसके कितने गायब हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर ने डिस्प्ले कराया नहीं अब तक, 48 घंटे से, 48 मोस्ट प्रोबेबली 3-4 दिन हो चुके इस स्टेटमेंट को आए हुए। तो व्हाट इज द डिफेंस मिनिस्टर डूइंग, ये भी सोचने की बात है। तो इंटीरियर की तो कितनी चलती होगी डिफेंस में। बाकी मैं पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है कि हु रन्स पाकिस्तान एंड हु रन्स द पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस, उसमें पाकिस्तानी ज्यादा बोले तो ज्यादा अच्छा है। अब हम अरीशा की जानिब बढ़ते हैं। अरीशा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वंस अगेन। और क्या समझती हैं मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट को देखते हुए, क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए मैं इस हवाले से यही कहूँगी और मैं रोहित शर्मा जी से बिल्कुल एग्री करूँगी। असल में और कुछ भी नहीं है, इनको सिर्फ़ रेलेवेंट रहना है। आप ये याद करें कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ठीक है? उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा था कि रात में कौन हमला करता है? बुज़दिल हमला करता है। या तो आपको अगर पहले से ही सब पता था कि भारत क्या करने वाला है, तो फिर इस तरह की स्टेटमेंट क्यों दी गई? ठीक है, मतलब इन चीज़ों का कुछ समझ नहीं आता। और अगर आप ऑपरेशन सिंदूर बल्कि पहलगाम अटैक से पहले अगर आप आर्मी चीफ की स्टेटमेंट देखें, तो मतलब वो क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ़ ये हाइलाइट करना चाहते हैं कि भई हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे, हम सेपरेट नेशन हैं। तो आपने अभी तक जब से 1947 में पाकिस्तान बना, उसके बाद आपने अचीव क्या किया? कुछ भी नहीं, आप बस इस चीज़ पे फ़ख्र कर रहे हैं कि आप हिंदुओं से अलग हो गए। तो आई थिंक ये इनका एक तरीका है रेलेवेंट रहने का, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने पाकिस्तान की कौम के लिए, लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया, ठीक है? ना वो उनको, ना इनकी इकोनॉमी अच्छी है, ठीक है? इनको खाना-पीना वो दे नहीं सकते। फ्लड में अभी ये सब तो भूल जाएँ जो अभी फ्लडिंग में हो रहा है, यहाँ तो बारिश आती है तो पूरा कराची डूब जाता है। मैं तो खुद कराची में रह चुकी हूँ, ठीक है? तो ये इनको पता है कि ये ना इन्होंने कुछ करना है, ना इनकी नीयत है। इन्होंने सिर्फ़ बैठ के खाना है। और अभी क्योंकि बजट आने वाला था, तो ये पहलगाम अटैक भी हो गया। और फिर आप ये देखा करें कि इस चीज़ से बेनिफिट किसको हुआ है? अभी तक जब से देखो तो जी जो फील्ड मार्शल साहब हैं, वो खुद ही अपने आप को अवार्ड देते आ रहे हैं। पहले वो फील्ड मार्शल बन गए, अभी भी फिर इनको एक और अवार्ड दिया गया है। तो मतलब समझ आ रहा है कि इसको किस चीज़ से बेनिफिट हो रहा है, ठीक है? और जो पाकिस्तानी अवाम है, उसको जो है ये सिर्फ़ एक तरह से एक क्या कहते हैं, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्योंकि अब ये बन गए हैं फील्ड मार्शल, अब ये रिटायर तो होंगे नहीं अगले 10 साल तक। तो इमरान खान भी जेल से नहीं निकलेंगे और उनको पता है कि लोग खिलाफ हैं एस्टेब्लिशमेंट के, तो वो कभी भी जो है सिविल वॉर की सिचुएशन बन सकती है, लोग बाहर निकल सकते हैं, हंगामे हो सकते हैं। तो उसको करने का एक तरीका है कि ठीक है, आप लोगों को ये चकमा देते रहो कि भाई आपको एक कांस्टेंट थ्रेट है। हालांकि अगर उनको ऑनेस्टली अगर उनको कुछ हो लोगों से लेना देना, लोगों की इकोनॉमी से, इन चीज़ों से, तो सबसे पहले उनको इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। क्योंकि जब वहाँ से ही ट्रेड होगी बेहतर, तो तभी कुछ पाकिस्तान की इकोनॉमी का होगा। वरना इस वक़्त जो हालात है, ना तो पाकिस्तान से कोई लोग बाहर जा सकते हैं, ठीक है? जो पाकिस्तानियों की रेपुटेशन बन चुकी है, और ना पाकिस्तान के अंदर लोगों के हालात अच्छे हैं, ठीक है? लेकिन वो उनका मकसद नहीं है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ठीक है? और जब ये वॉर की सिचुएशन स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले जी फील्ड मार्शल साहब अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बाहर भेजते थे। ऐसा कहाँ हुआ? इंडिया में कोई ऐसा करता है आर्मी चीफ? कोई और ऐसा पॉलिटिशियन कर रहा है? नहीं कर रहा, ठीक है? तो ये जो सारी हरकतें हैं, ऑब्वियसली उनका पाकिस्तान से कोई ख़ास, आई डोंट थिंक सो, उनका कोई लेना-देना है। ना उनको कोई लोगों के जो असल उनको, या बात उनकी इकोनॉमी
इकोनॉमी कुछ नहीं है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनके पेट में कुछ नहीं जा रहा, तो आप उनको ये सुनाते रहे कि जी आपने राफेल गिरा दिए, तो आपने ये कर दिया, वो कर दिया। ये बस एक तरीके से, क्योंकि उनको पता है कि एक पाकिस्तान की आवाम को जो है जानबूझ के जाहिल भी रखा गया है, ठीक है? तो वो इसी पे खुश हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, और मीडिया को आपने पूरा कंट्रोल किया। मीडिया तो कभी सच बताएगा नहीं कि आप वॉर जो हुई इसमें आपका क्या नुकसान हुआ, कितने आपके बेसिस तबाह हुए, वो कभी सच्चाई तो पता चलेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में सच्चाई आप बोलने लगो तो आपको उठा लिया जाता है, ठीक है? तो वो लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है कि लोग इस पे खुश होते रहे और वो समझते रहे कि हाँ भाई हमें तो कॉन्स्टेंटली थ्रेट है, कभी इसराइल से थ्रेट है, कभी इंडिया से थ्रेट है, तो आर्मी का हमारा होना जरूरी है, इसीलिए अब आर्मी के पास मोस्ट ऑफ द बजट अब आर्मी ले जाएगी। तो ये सिचुएशन चल रही है, हालांकि इनके सारे एसेट्स जो हैं इनके बच्चे तक बाहर जाके पढ़ते हैं पाकिस्तान से। तो ये बस एक रेलिवेंट रहने का तरीका है, और मैं तो कहूंगी कि ये जो पहलगाम अटैक भी हुआ था, ठीक है, ये भी एक रेलिवेंट रहने का एक तरीका था एंड नथिंग एल्स। और अब आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक लोगों को समझ आ रही है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें थोड़ा शऊर आ रहा है। तो ये कुछ भी नहीं है, अगर तो उनको सारा पता था कि भाई क्या करने वाला है, भारत क्या होने वाला है, तो ये हर दूसरे दिन बैठ के इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहते, क्योंकि जाहिर सी बात है आवाम को क्या जवाब देंगे, कि उनके पास कुछ है नहीं उनको खिलाने पिलाने को। तो फिर कहेंगे देखो हम तुम्हारा दिफा कर रहे हैं, हम नहीं होंगे तो पता नहीं भारत तुम्हारे साथ क्या करेगा, फिर कभी भारत नहीं करेगा तो इसराइल कर देगा। तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक इनका अपना बनाया हुआ ड्रामा है। जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि अभी कल से मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया में चल रहा है कि पहलगाम वाक़ये के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 150 सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये इंडियन मीडिया पे चल रहा था। इस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं अपना? और अगर आप हमारी किसी गेस्ट की बात को काउंटर करना चाहते हैं, तो ज़रूर। देखें, मैं पाकिस्तान की जो पीपल ऑफ पाकिस्तान है, अगर आप उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इंडियन पीपल के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ कंपेयर करें, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझता हूँ कि पाकिस्तानियों के पास एक एज है। आप देखें, इंडिया के लोग ये वॉर के बाद अ, किसी भी जगह पे किसी भी किस्म का क्लेम करते हैं, इंडिया के लोग उस क्लेम को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि रिसेंटली इंडिया को 3 मंथ्स के बाद इस बात का ख्याल आया कि हमने भी पाकिस्तान के कुछ प्लेन गिराए थे, तो उसके ऊपर जो आपकी इंडियन ऑडियंस है उसने अपने लोगों से इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन जबकि आप देखें, अरीशा जो बात कर रही थी, और मैं खुद भी बहसीयत पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान के एक इंटीरियर मिनिस्टर ने क्लेम किया है, मैं उसके ऊपर ब्लाइंड फोल्डेडली बिलीव नहीं कर रहा। मैं पहली चीज़ उसको ये कह रहा हूँ कि पहली चीज़ तो मैं मोहसिन नकवी को पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव नहीं समझता। चलें, अगर वो किसी वाये के साथ वहाँ पर आकर भी बैठ गया है, मेरा दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि ये उसके करने का काम नहीं है। वो डिफेंस मिनिस्टर नहीं है। आईएसआई उसको जो है वो इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर नहीं करती। वैसे तो आईएसआई शायद प्राइम मिनिस्टर के साथ भी शेयर नहीं करती पाकिस्तान के अंदर, लेकिन चलें अगर आप बाय द बुक भी देखें तो डिफेंस मिनिस्टर के साथ के साथ शेयर करती है। मेरा दूसरा ऑब्जेक्शन उनके साथ ये है कि वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं। मेरा तीसरा ऑब्जेक्शन उनके साथ ये है कि आपको अगर इंडिया की मूव्स का पहले से पता था, तो आपने उसके अगेंस्ट क्या डेटरेंस खड़ी की थी? यहाँ पे मैं ये समझता हूँ, और आप ये देखिएगा कि पाकिस्तानी ऑडियंस इस तरह की सवाल पूछेगी। आप उनकी जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके नीचे आप पाकिस्तानियों के कमेंट्स देखें, वो इसी तरह के आपको नजर आएंगे एज कंपेयर टू इंडियंस। इंडिया का अगर आप ये देखें, इंडिया वाले अगर कल अपने टीवी के ऊपर ये क्लेम करते हैं, जो कि इंडिया का एक टीवी चैनल क्लेम कर भी रहा था कि हमारे एक अटैक के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर वेव्स जो हैं वो बाहर निकली हैं और उससे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हलाकतें हुई हैं। तो इंडियंस लोग इसके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेव्स का कोई मामला होता तो वो तो एक इंटरनेशनल इशू खड़ा हो जाता। तो ये एक थोड़ी-सी चीज़ है, जहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि इस वॉरफेयर के अंदर, और इसके अंदर मुझे ये लगता है कि इंडियंस का कसूर नहीं है। उनका जो मीडिया है वो उसने इतना ज़्यादा पाकिस्तान की नफ़रत इनकलकेट कर दी है इंडियन लोगों के माइंड के अंदर कि वो लोग अब इस चीज़ के अंदर से बाहर नहीं आ रहे। उनको पाकिस्तान के बारे में नफ़रत की कोई भी बात आप करें, वो उसको बहुत ज़्यादा अपीज़ करेंगे। उसके अलावा अगर कोई भी फैक्ट की भी बात होगी, तो वो उसको एडमिट नहीं करेंगे। मैं बस ये पाकिस्तानी अगेन देखें, मेरा बिल्कुल, आई डिड हैव अ कंसर्न व्हेन पाकिस्तान वाज इन ए वॉर कंडीशन विद इंडिया, लेकिन दैट इज नाउ ए रैलिक ऑफ पास्ट। अब हमें आगे बढ़ना है। अब आज मेरे कंट्री के अंदर फ्लड एक बहुत बड़ा इशू है, मेरे कंट्री के अंदर हंगर एक बहुत बड़ा इशू बनता चला जा रहा है। हंगर इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। मुझे अगेन ये देखना है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, पाकिस्तान के लोग। मैं अपने हर प्रोग्राम में ये बात कहता हूँ, मैं यूके में रहता हूँ पिछले
12 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि आज पाकिस्तानी अपना सब कुछ बेच के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। तो मेरा तो फिर अगेन मैं ये बात कहता हूँ जो बहुत से पाकिस्तानी लोगों को अच्छी नहीं लगती कि इंडिया से ज़्यादा, मोदी से ज़्यादा मेरा नुकसान पाकिस्तानियों ने किया है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक स्टेटमेंट दी थी, हम पाकिस्तान को इस्लाम की तजर्बागाह बनाएंगे। वो इस्लाम का वर्ड वहाँ से खारिज करके इन्होंने यहाँ पे एक नया वर्ड ऐड कर लिया है, हम पाकिस्तान को मिलिट्री की तजर्बागाह बनाएंगे। उनके तजर्बात ख़त्म ही नहीं हो रहे, हर रोज़ एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर कुछ अरसे बाद कोई एक नया बंदा आ जाता है, वो कहता है जी नहीं पहले वाला बेवकूफ़ था, मैं अब एक नया एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाऊँगा। उसके नतीजे के अंदर रिजल्टेंटली आप जाके देखें पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ कहाँ पे चली गई है। ये मुल्क 90s के अंदर इंडिया से बेहतर परफ़ॉर्म कर रहा था, बांग्लादेश से बेहतर परफ़ॉर्म कर रहा था। आज वार ऑन टेरर के अंदर आपने इस कौम से तो पूछा नहीं, उसको वार ऑन टेरर के अंदर घुसा दिया। $300 बिलियन का आपने इस कौम का नुकसान कर दिया। 93,000 पीपल आपने इस वॉर के अंदर मरवा दिए। आपके अपना फिगर है, आसिम मुनीर साहब ने कोट किया कुछ दिन पहले। और अम, अब भी आप लोग बाज ही नहीं आ रहे। हमें जॉइन किया है इस लाइव रिकॉर्डेड सेशन में उस्मान ने। थैंक यू सो मच उस्मान कि आप आए। और मेरा आपसे सवाल है, यहाँ पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात चल रही है। मोहसिन नकवी साहब ने कुछ मीडिया को लेकर स्टेटमेंट्स पास की हैं। इस पर आप अपना ओपिनियन बताइएगा बीइंग अ पाकिस्तानी। देखें रिवाज जी, पाकिस्तान तो इस चीज़ से आगे बढ़ गया था। पाकिस्तान अपने कामों में लग गया था। आप देखा, हम इधर उधर ट्रेड डील्स, इकॉनमी, बाकी सारे अपने रूटीन के मामलात में चल पड़े थे। बट इंडिया से जो है ना, ये जो जिस तरह से रोज़ बरोज़ वो अपनी अपोजिशन का प्रेशर पाकिस्तान के थ्रू ही काउंटर करते हैं। उनकी अपोजिशन उनसे बोलती है हमें डेटा दे दो, हमें ये बताओ, हमें वो बताओ। वो बजाय उसका जवाब देने के एक दिन जहाज़ गिरा देते हैं। अगले दिन राहुल गांधी की रैली होती है, वो 150 पाकिस्तानी सोल्जर मार देते हैं। अब कल को राहुल गांधी को और प्रेशर बनेगा, वो कुछ आप देखना, वो पाकिस्तान में क्या-क्या कुछ करवा देंगे। और हमें मसला भी नहीं है कि हम तो सुकून से जी रहे हैं। भई तुमने छोड़नी है तो 150 वाली क्यों छोड़ रहे हो? बोलो 5 लाख सोल्जर मार दिए हैं यार, सारी आर्मी ही खत्म कर दो। बट बात ये है कि उन्होंने आगे तो चलना है। तो और भाई जी फिर ऐसा होता है ना कि प्रेशर फिर पाकिस्तान पर भी पड़ता है कि भई आप भी कुछ ना कुछ करें। क्योंकि हम जब रिप्लाई नहीं करते तो फिर इंडिया ये समझता है कि ये छोटा मुल्क है, तो हमने इन्हें डेटर कर दिया। तो मजबूरन आपको पता है एक तरह का ये दोनों चीज़ों से चीज़ें चलती हैं। कुछ चीज़ें आपकी इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी होती हैं। तो फिर आप भी इस तरह से भई बयानबाज़ी आपको मजबूरन करनी पड़ती है, नहीं तो पाकिस्तान में कभी भी जो है ना खुशदिली के साथ इंडिया को ललकारा नहीं है। हमेशा इंडिया ने पहले अटैक किया। आप ऑपरेशन सिंदूर वाले भी मामले में भी देख लेना, एक टेररिज्म का अटैक हुआ, आपके फेलियर की वजह से वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी, आपके वहाँ पे लोग आ गए तो आप कहाँ थे, कैसे आ गए बॉर्डर से अंदर, आपकी ही बातें सुने। तो आप अपनी बजाय उस पे करने के तो आपने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी। तो उस जंग में फिर आपको मुँह की खानी पड़ी, तो फिर उसके बाद आप इस तरह के झूठ फैलाई जा रहे हो। तो मैं मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट को इस तरह से देख रहा हूँ कि ये मजबूरन अब बात करनी पड़ रही है, जो कि एक आइडियल सिचुएशन नहीं है, बट क्या करें, वहाँ की अपोजिशन को, प्रेशर को वो इस तरह से डील करना चाह रहे हैं। बाकी मैं 2-3 और बातों का डॉक्टर साहब ने बात की कि मोहसिन नकवी साहब कैसे बन गए। तो डॉक्टर साहब वो सेनेटर हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको किसी न किसी असेंबली का होना होता है। तो वो सेनेटर हैं, उनकी पंजाब में इतनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस थी, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ तो मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि भई कोई बनाना रिपब्लिक है या कुछ भी है। ज़ाहिर-सी बात है वो सेनेटर हैं, या उसके अलावा आप सेक्रेटरी भी बना सकते थे। तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है। उन्होंने पंजाब में आप लोगों से पूछा। मैं देखता हूँ ना हमारे कुछ ओवरसीज़ लोग पाकिस्तान के बारे में मतलब ऐसी-ऐसी बातें करते हैं। मतलब देखिए ग्राउंड रियलिटी तो आपको और हमें पता है ना। जो बाहर रहते हैं वो ये कहेंगे, हम अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं, हमें लोग बताते हैं, हमें ऐसा होता है, हमें वैसा होता है। बट रिवाजी हकीकत तो वही है कि जो यहाँ रहकर जानते हैं, वही ज़्यादा सिचुएशन को बेहतर तरीके से जो है ना समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप मोहसिन नकवी देखें, पंजाब में जिस तरह से उन्होंने की जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी, कितना अच्छा उन्होंने काम किया। फिर पीसीबी के चेयरमैन थे, आप देखें ना किस तरह से इंडिया कहता था कि भई जब पाकिस्तान के इंडिया में खेलने की बारी आती थी, वो हमारी मिन्नतें करके खिला लेते थे। पिछली बार भी राजीव शुक्ला जी जब अपना काम था तो वो पाकिस्तान आ गए, आओ आओ जी साडे घर एशिया कप खेडो। तो जब हमारी बार आई कहते नहीं ऐसा पाकिस्तान नहीं जाना।
तो फिर पीसीबी के मोहसिन नकवी डट गए। तो वो एक लंबी स्पोर्ट्स की कहानी है, बट एक मायदा साइन हुआ और इंडिया के आगे हम झुके नहीं। तो अब इंडिया में पाकिस्तान टीम भी नहीं जा रही। पहले ऐसा होता था, ये क्रिकेट वाली बुला लेते हैं, क्रिकेट वाली नहीं करते थे, बाकी सब में खेल लेते थे। तो अब आप देखें वो हुआ है। तो मोहसिन नकवी की परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए, कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो अपना बिजनेस छोड़ के इस तरह से सेल्फलेस होके काम करे। ये कोई आसान चीज नहीं है। बाकी ISI डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं, डिफेंस मिनिस्टर से तो ज्यादा पावरफुल इंटीरियर मिनिस्टर होता है। आप देखें आर्मी, रेंजर्स और ये सारी चीजें हैं, तो शेयरिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी को आप इलादा कर लेते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ये तो डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, PM, तो ये तो मैं इसको समझता हूँ कि ये तो एक कलेक्टिव सी चीज है। मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि जी ये हमें डिफेंस मिनिस्टर के साथ ही शेयर करनी है, इंटीरियर के साथ। मुझे तो पाकिस्तान की कंडीशन में इंटीरियर मिनिस्टर जो है ना ज्यादा पावरफुल लगता है। डॉक्टर साहब ने बोला जी अच्छा। आपको पता चल गया। मैं छोटी-छोटी बस बातों का हल्का-हल्का सा जवाब दे दूँगा। ये है कि आप मिसाइल रोके क्यों नहीं, पता चल गया था। तो भई दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो मिसाइल रोक सका है। इवन आयरन डोम भी नहीं रोक सकता। वो ईरान से मिसाइल निकलता है, 2 मुल्क और 5 सिस्टम होके जाता है, तो आप उसे रोक नहीं पाते। तो हम इतनी छोटी-सी जगह पे कैसे रोक लेते हैं। बाकी चलें, पाकिस्तान के लीडर्स इतनी करेज तो दिखाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं। इंडिया में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होती। उनके तो PM में इतनी करेज नहीं है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें। तो ये मैं कहूँगा। बाकी पाकिस्तान में ये एक नैरेटिव है, लोग बाहर जाते हैं तो भाई दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी जिसमें दूध शहद की नहरें बहती हैं इंडिया में, वहां से लोग किस तरह से बाहर जाने पे तैयार हैं और फिर वहां से उनको जंजीरों में डाल के वापस भेजा जाता है, वो तो हमें पता ही है। बाकी कायदे आजम ने भी एक कन्फ्यूजन वाला काम ही किया। खुद उनकी जिंदगी एक सेकुलर बंदे की थी, बातें वो इस्लामी करते थे। कैबिनेट उनकी में हिंदू लॉ मिनिस्टर था पाकिस्तान का, कुछ दिनों के लिए शुरू में प्रेसिडेंट वो हिंदू था, और उसके अलावा एक अहमदी को उन्होंने वो बनाया। वो एक अजीब सी सिचुएशन है कि मतलब कि मैं उसको जो है ना समझ नहीं पाया। बाकी अफगान वार देखें, ये बस पाकिस्तान के नसीब की एक चीज है। इसको इंडिया भी अपने लिए एक अच्छाई समझे। अगर पाकिस्तान मजबूत ना होता तो ये जो अफगानिस्तान की दहशतगर्दी है, तो ये इंडिया को भी वो है ना बहुत वो करती। और इंडियन आर्मी में इतना पोटेंशियल नहीं था कि वो, उन्होंने तो जंग नहीं लड़ी, तो उनको क्या पता बैटल हार्डन्ड आर्मी क्या होता है। तो पाकिस्तान ने एक तरह से आप देखें शील्ड का किरदार भी अदा किया है इंडिया के लिए। उस पे इंडिया को मुझे लगता है खुश होना चाहिए। अब हम रोहित सर की जानिब बढ़ते हैं। रिबाहा रोहित जी, सर। रोहित सर आपकी परमिशन से, अगर आपकी परमिशन हो, आई नो इट्स योर टर्न, मैं कुछ प्लीज क्वेश्चन कर सकता हूँ? कंटिन्यू। अच्छा जी, मेरा मेरे मेरे लेकिन छोटे भाई लेकिन उस्मान लेकिन भाई। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, आप जरूर क्वेश्चन करें। उस्मान, आपकी टर्न जब आएगी आपने तब इनको जवाब देना है, ठीक है ना? अच्छा, उस्मान भाई, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ा है और आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के डॉक्ट्राइन को कभी स्टडी किया है? आपने अभी एक बात की कि वो पंजाब के जो है इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर चीफ मिनिस्टर थे। क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अगर आप जाके स्टडी करें, उसके बाद एक आदमी जो इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर चीफ मिनिस्टर था, वो फॉलोइंग गवर्नमेंट के अंदर कोई मिनिस्ट्री ले सकता है? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? वो आदमी कैसे अनबाइस्ड होगा, क्योंकि उसका काम अनबाइस्ड था। दूसरा, आपने कहा उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत बेहतर हैं। जब का पाकिस्तान बना है कि तो हमें आइंस्टाइन मिला है, उसको ही पीसीबी देना है, उसको ही पंजाब का वजीर आला बनाना है, उसको ही सारा कुछ करना है। अच्छा, एक आपकी ये बात, जो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि मुझे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों चीज़ें बताइएगा कि क्या ये अलाउ करती हैं कि एक आदमी जो इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर एक प्रोविंस का जो है वो हेड रहा हो, वो फॉलोइंग गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ले ले। इससे उसकी, वो अपनी अनबाइसनेस को या अपनी इम्पार्शियल एक्टिविटीज़ को कैसे इंश्योर करेगा? दूसरा, आपने क्वेश्चन किया कि मैंने वो एक बात थी, मेरे वो माइंड से निकल गई। चलिए रोहित सर के पास जाते हैं, फिर मेरे वो माइंड में आती है तो मैं आपको आपसे वो दूसरा भी, श्योर उसके ऊपर भी श्योर क्वेश्चन पूछता हूँ। श्योर। रोहित सर, मेरा आपसे सवाल है, आप क्या समझते हैं कि एक रिपोर्ट आपकी जानिब से ही चल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में 150 सोल्जर्स पाकिस्तान के जो हैं वो शहीद हुए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जबकि पाकिस्तान में इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं चल रही? अच्छा, ये अभी अवार्ड्स दिए गए थे, पोस्टमस कितने थे उसमें से? बता दो, पोस्टमस कितने थे? मैं आपके पास, मेरे पास लिस्ट है, आप उस लिस्ट को भी झूठा बता देना यार, है ना? अवार्ड्स में और सारे ऑपरेशन सिंदूर में थे। मतलब ऑपरेशन सिंदूर में जिंदा बचे थे, उसके बाद पता नहीं कैसे डेथ हो गई सबकी। आई डोंट नो। अच्छा, दूसरी चीज, ये उस्मान भाई ने बड़ा सही चीज बोली कि
कोई सिस्टम नहीं होता जो मिसाइल रोक सकता हो यार। भाई ये कहाँ से जो नॉलेज लाए आप, मतलब ये मुझे नहीं समझ आया। डूब मरना चाहिए रशिया को जो S-400 बना रहा है, और डूब मरना चाहिए इसराइल को जो आयरन डोम बना के बैठा है। और अगर ऐसा ही है कि मिसाइल नहीं रोक सकती, तो दिल्ली पे क्यों नहीं पड़ आके गिरी इनकी मिसाइल्स? मारी तो होंगी। वो शाहीन और अब्दाली और वो क्यों है भैया, वो किस लिए रखी है? गजनी और गौरी इतनी सारी आपने आईसीबीएम्स पर क्लेम करते हो आप लोग, वो दिल्ली तक नहीं पहुंच सकती। आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दिल्ली नहीं पहुंच पाई, सिरसा पे इंटरसेप्ट नहीं हुई थी हमारे पास। हमने तो दिखाया, वीडियो दिखाया उसका, क्यूआर सामने उसको नीचे गिराया, मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। कई मिसाइल नीचे गिरी हुई मिली। या तो आपकी मिसाइल अपने आप नीचे गिर जाती है, उड़ती नहीं है, या इंडिया के क्यूआर सामने उसे या आकाश में उसे मार के गिराया। दो में से एक चीज, तीसरी तो कोई चीज हो नहीं सकती। तो ये बात मान लें। ये आई डोंट नो कि जिस चीज को पाकिस्तान की गवर्नमेंट जस्टिफाई नहीं कर पा रही, जिसको पाकिस्तान की आर्मी जस्टिफाई नहीं कर पा रही, उसको उस्मान भाई जस्टिफाई करने के लिए आ गए हैं। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा, इन्होंने बोला कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। यार वो कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी आर्मी की जो स्पोक्स पर्सन है, वो नमाज पढ़ने आ रही थी यार डेली। वो क्या कर रही थी? सोफिया कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी, हमने भी देखी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह आ रही थी उनके साथ। यार उस्मान भाई थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। आगे ये कि अगर वो टेररिस्ट आ गए, कैसे आ गए सिक्योरिटी के बावजूद, तो आपके कंट्री में कैसे घुस जाते हैं भैया? बलूचिस्तान के सिक्योरिटी के बावजूद, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी है ना आपकी, 3 लाख आर्मी वहां बैठी है ना, तो कैसे आप दूसरे कंट्री को बड़े आराम से बोल देते हो? आप तो इंडिया को ब्लेम करते हो ना बार बार कि वो इंडिया भेजता है वहां से टेररिस्ट, तो आपकी भी तो सिक्योरिटी है वहां पे, कैसे घुस जाते हैं वहां से टेररिस्ट? तो ये अपने ऊपर भी तो इंप्लीमेंट किया करो यार। बयान 500 पाकिस्तानी मारे गए, ऐसा कुछ इन्होंने बोला। भाई किसने बोला, ये भी नहीं समझ में आई मुझे। वो आया था कि 150 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, ऐसी खबर आई थी, जिसको क्योंकि पोस्टमस अवार्ड्स दिए गए, इस वजह से हम मान रहे हैं। आप देख लो लिस्ट है। अच्छा ठीक है, छोड़िए इस बात को। आगे बयानबाजी करनी पड़ती है, छोटा मुल्क है। भाई छोटा मुल्क है तो ये तो सबके साथ को पता है छोटा मुल्क है, तो छोटा मुल्क नहीं रहे आप, बड़े हैं क्या? बड़े तो मान लो यार, आप अमेरिका तक आपकी लैंड जाती है। यार कैसी बात कर रहे हो? दूसरा, मतलब मोहसिन नकवी उससे ज्यादा पावरफुल है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मतलब वो कल बैठ करके आईटी पे भी बोलेंगे, कल बैठ करके हेल्थ पे भी बोलेंगे, सब पर बोल ले। वो मिनिस्ट्री क्यों दिया फिर? उसको ऐसे ही बिठा लेते, मिनिस्टर फॉर ऑल, वजीर, जिसे वजीर आला बोलते हैं, बोलो वजीर आला है आज से, है ना? वजीर आला हालांकि चीफ मिनिस्टर को बोलते हैं, लेकिन उन्होंने बोलो ये वजीर एवरीथिंग। आई डोंट अंडरस्टैंड कि कैसी बात। उस्मान भाई जस्टिफिकेशन मुझे आपके समझ में नहीं आया, ये जो भी जस्टिफिकेशन आपने दिए। एक चीज और, जो आगे बोला कि इंडिया हमारे आपके कंट्री में क्रिकेट नहीं खेल रहा है, आप भी तो नहीं खेल रहे हो, ठीक है ना? और अगर आप खेलने आते हो तो आप ही के रमीज राजा का स्टेटमेंट था कि मोदी ताले लगा सकता है पीसीबी पे, इसलिए आप आए थे। पैसे के लिए आते हो, पैसे के लिए खेलते। इंडिया नहीं है, पाकिस्तान आ रहा, आप भी बताइए, कदम था नहीं। हमने तो कुछ ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोला ना। तो हमारा कहना ये है कि जब तक टेरर आएगा हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, बस दैट्स इट। तो हम आके मिन्नत मना के मांग के चले गए, बॉस इंडिया सीधे बोलता है हमें नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ। हम वी आर 80% आईसीसी को रेवेन्यू इंडिया देता है, ठीक है ना? बीसीसीआई के रेवेन्यू से पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड चलता है, और हम जाके मिन्नत मनाएंगे उनकी? क्यों मनाएंगे भाई? जब पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का चीफ साहब बोल रहा है कि हम हमारे क्रिकेट बोर्ड पे ताला लगा सकता है मोदी, तो फिर उसके बाद भी हम जाकर मिन्नत करेंगे भाई? आई डोंट अंडरस्टैंड। उस्मान भाई आप जरा थोड़ा सा और आप आईएसआई हेडक्वार्टर जाइए, थोड़ी ट्रेनिंग और लेके आइए, तब आप जवाब दीजिए। अरीशा की जानिब बढ़ते हैं। अरीशा, इस रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे? इंडियन मीडिया पे तो ये चल रहा है, जबकि पाकिस्तानी मीडिया में इसको कोई कवर नहीं किया गया। इस पर आप अपना ओपिनियन बताइए। देखिए, अब इस पे इंडिया जो बातें कर रहा है, मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया में एक बार ही आकर इनको दिखा देने चाहिए, अगर इनके पास कोई फुटेजेस हैं या कोई रियल इमेजेस हैं कि इन्होंने कितना इंडिया का नुकसान किया था। आपको याद होगा जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, वो गए, उनका इंटरव्यू लिया गया, उनसे पूछा गया
कि जी आप लोगों ने इतना किया, राफेल गिराए, ये किया, खुद जाके कहते रहे कि हमने इतना नुकसान किया। जब उनसे पूछा गया कि अच्छा इसकी क्या एविडेंस क्या है, तो वो कहते जी ये तो मैंने ट्विटर पे यानी कि एक्स पे मैंने देखा था, सोशल मीडिया पे चल रहा था। तो इनका इतनी नॉन सीरियस बिहेवियर है, आई डोंट थिंक सो कि ये मतलब इनको समझ भी आता है कि इनको क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी। फिर उसके बाद आप ये भी नोट करें कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसपे 9 जो स्पॉट्स थे उनको टारगेट किया गया, और वो सारे वो थे जहाँ पे इस्लामिस्ट जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो एक्टिव हैं, और मसूद अजहर को टारगेट किया गया। अच्छा पहले जी वो एक तो मानते ही नहीं है, हालांकि मसूद अजहर ये जितने भी बैठे हुए हाफिज सईद, दे आर ऑल टेररिस्ट, उनको पूरी दुनिया टेररिस्ट के तौर पे जानती है, ठीक है, वो पहले इसको मानेंगे नहीं। अच्छा वो चाहते अगर उनकी ये होती कि हमें इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं कुछ भी, तो वो खुद उन टेररिस्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन ये टेररिस्ट इन्होंने खुद पाले हुए हैं, ठीक है। अब जब इंडिया की बात आई कि जी वो एलिमिनेट करना चाहते हैं, और जब इनका पानी रोकने की इंडस वाटर टेरिटरी की बात आई, तो खुद बिलावल भुट्टो जो है वो जाके कहते हैं कि जी हम मसूद अजहर को इंडिया को देने को तैयार हैं। तो मतलब ये मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ आप क्या बातें कर रहे हो, आप ये कहना चाहते हो कि जी आप बहुत ही अच्छा चल रहे हो और आप बहुत सही चल रहे हो, और इंडिया तो बस आपसे दुश्मनी निकाल रहा है या झूठ बोल रहा है या हमने इतना नुकसान कर दिया इतना कुछ, तो फिर आपको इंडस वाटर टेरिटरी का भी बड़ा वो हो रहा है कि भाई ये क्यों इस तरह से है। फिर आप खुद ही पहले कहते हो कि जी मसूद अजहर वगैरह को तो हम नहीं ओन करते, हमें नहीं पता क्या, आप खुद ही कहते हो जी हम उनको देने को भी तैयार है मसूद अजहर को, ये सारा कुछ। तो आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो फौज है और ये जो सारा मीडिया है, ऑब्वियसली मीडिया को भी फौज ही कंट्रोल कर रही है, तो ये बहुत ही अजीब सी कंफ्यूज सी स्टेट में है, और इनके पास पाकिस्तान की आवाम को जो है ना जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। कोई इनसे पूछे कि जो IMF का जो लोन है, ठीक है, आपकी पहले ही आपकी आवाम जो है वो इतना सफर कर रही है, आप बैंक करप्ट होने पे आ जाते हैं, और अभी आप IMF के लोन से उठा के आपने 14 करोड़ भी मसूद अजहर को पे किए और ये सारा कुछ किया, तो उनसे कोई पूछे कि आपने ये टेररिस्ट पाले हुए क्यों हैं? अगर और ये सारी सी बातें ये जवाब ढूंढते रहते हैं कि इनका इंडिया के साथ तमाशा लगा रहे, ताकि बस जो क्योंकि पूरी जो स्टेट है पाकिस्तान की उसको मिलिटेंट उसको जो हमारी मिलिट्री है वो कंट्रोल कर रही है, तो उनको एक रेलिवेंट रहने के लिए एक वजह भी तो चाहिए होती है। तो आई डोंट थिंक सो कि इससे ज्यादा और कोई मसला है। और ये ठीक है इंडिया ने क्लेम किया, तो आप उसको आके दिखाएं कि भाई ऐसा नहीं हुआ है। अभी भी सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, कह रहे नहीं हमारे पास एविडेंसेस हैं, तो है तो एक ही बार आके आप दिखा दें। आपके डिफेंस मिनिस्टर जो है वो जाते हैं, आई डोंट नो या तो वो प्रिपेयर्ड नहीं होते या उनको भी एक झूठ बोलना होता है, तो वो जाके बिल्कुल ही वो अजीब उलट बातें करके आ जाते हैं। इतना नॉन सीरियस बिहेवियर मैंने सोशल मीडिया पे देखा चल रहा था, तो जी हाँ हमारे पास एविडेंसेस है कि हमने इतना नुकसान किया इंडिया का, हमने राफेल गिराया, हमने ये किया वो किया। तो ये हालात है, लेकिन आई थिंक सो कि अगर ऐसा है तो एक ही बार आके अपना वो दावा सच कर दे। फिर ये जो बलूचिस्तान का भी इशू है कि जी टेररिस्ट पाले हुए हैं और इंडिया उनको फंड कर रहा है, तो उसके भी आप एविडेंस दे दो। जहां तक बलूचिस्तान का इशू है तो उसका खुद भी पता है कि वहां पे आर्मी क्या कर रही है। मैं पर्सनली ऐसी खवातीन को जानती हूँ यहाँ पे जो बलूचिस्तान से आई हैं, जो बात ये एडमिट करती हैं कि वहाँ पे क्या कर रही है पाकिस्तान मिलिट्री। वहाँ पे घरों में जाके ये लोग लड़कियों के बच्चियों का रेप करते हैं, ठीक है, वहां से लोगों को ये उठा रहे हैं, तो ये तो इनका अपना हाथ है इसमें। फिर आप क्या कह सकते हो? और सबको पता है कि आप क्या करते हो, आप रिसोर्सेज वहां से रहते हो, और पंजाब एक आपका वाहिद सूबा है जिसको आपने जो है अच्छा रखा हुआ है। बाकी आप कराची सिंध की हालत देख लो, बलूचिस्तान की हालत देख लो। तो जब आप खुद लोगों को राइट्स नहीं दोगे, फिर आप कहते हो कि जी इंडिया का रहता है सारा टेररिज्म। तो ये बात खैर समझ नहीं आती, लेकिन इनको अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए, और अगर तो कोई एविडेंस है तो आप एक बार ही दिखा के वो उसको साबित कर दो। क्या मतलब इधर उधर की स्टेटमेंट, हर दूसरे दिन ये लोग स्टेटमेंट चेंज करते हैं जी। अब हम उस्मान की जानिब बढ़ेंगे। उस्मान, आप क्या समझते हैं कि ये जो रिपोर्ट इंडियन मीडिया पे भी दिखाई जा रही है, इसके पीछे आप कितनी सच्चाई देख रहे हैं और कब तक ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होंगे? इधर से भी कहा जा रहा है कि कुछ रिपोर्ट्स हैं, भारत जो हमला करने वाला था उनके पास सारे एविडेंस पड़े हैं जो पाकिस्तानियों ने उन पर हमला किया। ये भी मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट थी हमारे न्यूज़ चैनल्स पर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो है जी, इंडियन मीडिया तो कहता है इमरान खान का जेल में रेप हो गया, तो क्या करें फिर? उसका मेडिकल किससे करवाएं? इंडिया से कोई आ जाए? इंडियन नहीं बोल रहा है, डॉन की रिपोर्ट थी, डॉन की रिपोर्ट थी बॉस, मैंने भी खबर दी थी।
डॉन की रिपोर्ट नहीं, थी। आपको आपको डॉन की रिपोर्ट, आप मेरे, क्योंकि मेरे कंट्री में बैन है, बंद है पाकिस्तान की वेबसाइट्स, इसलिए आप देखिए, आप सर्च मारिए, आपको मिलेगा। सुने तो सही ना, ऐसे हौसला तो पैदा करे सुनने का। डॉन की रिपोर्ट, डॉन डॉन की रिपोर्ट। Let him speak, sir. Let him speak. सुने ना, डॉन ने रिपोर्ट में ये कहा है इंडियन मीडिया ये बातें कर रहा है, इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है। तो ये इस तरह से था। बहरहाल अब ये इंडियन मीडिया पे चल रहा था, मेन इसका जो ओरिजिनेट है वही तो वहाँ से देखी जाती है। अब इंडियन मीडिया कहते हैं इमरान खान का रेप वगैरह, भाई जी तो क्या करें, किसको बुलाएं फिर? मोदी जी, अजय डोभाल जी को आ जाए यहाँ से, फिर उसको जेल खुलवा देते हैं। फिर वो कहते हैं यहाँ से मुनीर को जेल में डाल लिया था, उसका भी कुछ न कुछ कर देते हैं, कौन-सी जेल में डाला था। फिर उसके अलावा वो तो कहते हैं न्यूक्लियर आ गया, ये हो गया, उनका इस्लामाबाद कब्ज़े में आ गया, ये आ गया, वो हो गया। इंडियन मीडिया की बातें सुन के हमें चलेंगे, तो फिर क्या हो गया? बाकी इंडियन मीडिया तो मैं सोचता हूँ पाकिस्तान को कुछ मतलब ना हो, तो फिर इंडियन मीडिया का क्या बनेगा? आप देखें, मतलब उनको परवाह ही नहीं है, मतलब कि दुनिया इंडिया के बारे में क्या लिख दी है कि भाई सिविक सेंस नहीं है इनमें। मैंने आपको बताया था कि आजकल इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट करता है कि भाई जहाँ जाते हैं, बाहर गुटखा थूक देते हैं, कहीं नहाने लग जाते हैं, कहीं क्या तो क्या करते हैं। इंडिया के इंडियंस के अगेंस्ट बाहर के मुल्कों में हेट क्राइम बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? ये सब बातों का पता ही नहीं है। जहाँ जाते हैं फेस्टिवल, नाचना, गाना, हर एक कंट्री में इन्होंने डिस्टर्बेंस बनाई हुई है, उस पर इन्हें अपने आप को इम्प्रूव करने का चांस नहीं मिलता। पूरा दिन 24/7 पाकिस्तान, पाकिस्तान चलता रहता है, तो वो इंडियन मीडिया का तो ये हाल है रे बाबा जी। बाकी ये मैम ने बोला कि मैं रैप करती है पाकिस्तान आर्मी, मैम ऐसा तो कभी बीएलए ने भी नहीं बोला। मतलब जिसके साथ हमारी जंग है ना, कभी बीएलए ने भी ये क्लेम नहीं किया कि पाकिस्तान आर्मी घरों में जाके रेप करती है। इवन मारंग के मुँह से भी मैंने कभी नहीं सुना। अगर आपने सुना हो तो आप मुझे करेक्ट कर देना। मारंग बलोच, समीदीन बलोच, बाकी जो इनके लीडर हैं, मैंने उनसे कभी नहीं सुना कि पाकिस्तान आर्मी रैप करती है। तो मतलब कि ये किस किस्म की फ्रस्ट्रेशन है कि हम जो अपनी आर्मी के अगेंस्ट शो करते हैं, कंस्ट्रक्टिव बात करें हर एक चीज़। महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लेते, तो उसमें लिखा था बांग्लादेश में 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, कुछ ऐसा लिखा था। वो अब अच्छा लगता रोहित था सर, मुझे। वो इलादा बात है, ये एक इलादा बात है, उस पर भी मैं बात करूँ, वो अच्छा, एक बड़ा। वो पाकिस्तानी आर्मी नहीं थे, वो रशियन आर्मी थे, ये पाकिस्तानी रोहित जी, आर्मी थे। मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ ना कि जब किसी की दलील में वज़न नहीं होता तो वो बार-बार बात करता है, मुसलसल बात करता है, अगले बंदे को अरे टोकता मैं है। तो तो आप भी वही काम कर मैं रहे नहीं हैं कि नहीं, अगले अब बजे मैं तो देखिए, मैं हम आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कहाँ पे आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये मैं बात अपने कमीशन की रिपोर्ट में लिखा था कि पाकिस्तानी आर्मी ने रेप किए थे। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं मेरी रिपोर्ट नहीं, नहीं है, पाकिस्तान जस्टिस की रिपोर्ट है, मैं वो और बता रहा था रोहित आपको। जी, आप यहाँ फॉरवर्ड नहीं करती, तो मैंने आपको सिर्फ याद दिलाया। नहीं, मेरे से गलती हुई, माफी चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने मैंने सिर्फ याद दिलाया आपको। नहीं, वो बात तो मुकम्मल होने दें, ऐसे बात ही नहीं होगी तो फिर मैंने आपको इतने तक हम्मल से सुना है। वो बांग्लादेश वाला एक अलग टॉपिक है, वो जो कुछ जिस तरह से आपने किया उस पे एक वो अलग बात करेंगे। हम बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे थे। मैम ने बोला मुझे बलूचिस्तान की औरतें मिली हैं। मैम ने ये नहीं कहा कि मुझे बांग्लादेश से कोई दादी अम्मा आई थी, वो मिली थी तो उसने मुझे बताया पाकिस्तान आर्मी ने 1971 में ये किया था। वो बलूचिस्तान के तनाज़ुर में बात कर रही थी, मैं उन्हें बलूचिस्तान के तनाज़ुर में जवाब दे रहा था। वो बांग्लादेश वाली वो एक अलग स्टोरी है, उस पर फिर कभी जो है ना वो बात करेंगे। बाकी मिलिट्री कंट्रोल की बातें होती हैं, हमारे बहुत सारे नौजवानों को, इनको कोई 6-8 महीने सऊदी अरब गुज़ारने बंदा भेज दे, दुबई गुज़ारने भेज दे, ये किसी बादशाहत के अंदर रहें तो फिर इन्हें पता चल जाए कि भई मिलिट्री, ये आके मिलिट्री डिक्टेटर को जो है ना उनके गीत गाएँगे कि यार ये तो बड़ी फ्रीडम है। बाहर तो आप देखें ना, आप सऊदी अरेबिया या बाकी, मैंने पिछली बार भी एग्ज़ाम्पल दी थी, आप वहाँ क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकते हैं? भई अल्लाह ताला ने मुल्क दिया है, यहाँ पर आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप अपने मुल्क की अच्छाई में पार्टिसिपेट करें, बजाए आप उसे हर वक़्त गिराने में। इस मुल्क में कुछ अच्छी चीज़ें भी तो हैं ना, कभी हमें वो भी सुनाएँ। या तो देखिए इस मुल्क में कोई अच्छी चीज़ें नहीं हैं, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है, बात ही खत्म। ओ भई कभी इस मुल्क में कोई अच्छी चीज़ें भी हुई होंगी, इसमें कुछ अच्छा भी होगा, ऐसा तो नहीं है कि कुछ अच्छा भी नहीं हुआ, तो क्या आप हमेशा कहते हो ऐसा है, वैसा है?
6 महीने यानी जोगी जी की भी जो जिन लोगों को पाकिस्तान के हालात नहीं पसंद आते ना, उन्हें 6 महीने जोगी जी की स्टेट में भी भेज देना, तो ये 6 महीने क्या 6 दिन बाद ही वापस आ जाना है। ना भई हमने जोगी के अंडर नहीं रहना, जिस तरह के वो हालात होते हैं जोगी जी की स्टेट में। बाकी रिवायत जी मैंने पिछली बार भी मैम ने बोला था ना 14 करोड़ मसूद अज़हर की फैमिली को दे दिए। तो मैंने बोला था आपके पास कुछ न कुछ तो प्रूव होगा कि आपने बोला 14 करोड़ मसूद अज़हर की फैमिली को दे दे। तो इस बार भी वही बात, तो भाई बात का कुछ हो भी तो सही ना। मैं कहता हूँ मसूद अज़हर की फैमिली को 500 करोड़ दे दिया। अ, बोलते को तो भई क्या बात है, मतलब कहीं कुछ हुआ है, कुछ आर्टिकल लिखा है, कुछ हुआ है, इसके क्या मतलब के प्रूफ्स हैं कि भई मसूद अज़हर की फैमिली को जो है ना 14 करोड़ दे दिया। मतलब ये एक बहुत बेसलेस एलिगेशन है। और इसके जवाब में मैंने पीछे भी बोला था रिवाज जी, मतलब कि देखें आप, अब कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में हैं, अभिनंदन आया था, तो क्या हम उनके जाके घरों में हमला कर दें? क्या ये जस्टिफाई होगा कि मतलब हम आके चलो मान लिया हमने आपकी बात मान ली जी, मसूद अज़हर का घर था, ये था, तो क्या मतलब उसके जाके हमला कर दें? ऐसा क्या आप फिर आप इस तरह से एक्सेप्ट करोगे? आपका दुश्मन मसूद अज़हर, हाफ़िज़ सईद हमारा दुश्मन कुलभूषण जाधव, अभिनंदन, तो क्या हम उसके जाके बीवी बच्चों रिश्तेदारों को मार दें? अगर नहीं तो आपने इस अटैक में किसको मारा है? मसूद अज़हर को मारा है। मसूद अज़हर के साथ किसी और यूएन डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट को मारा है। किस टेररिस्ट को आपने मारा है? मतलब कि ये एक प्योर नॉनसेंस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मस्जिदें तबाह करके आप कहते हो मसूद अज़हर को मार दिया, ये मार दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है रे वाह! जी, बिल्कुल भी नहीं है। भई आपने वो टीआरएफ का वो देखा है जो उसने प्रेस रिलीज़ जारी की है, कि हमने क्यों पहलगाम का अटैक किया है? वो उनका ये कहना है कि भई यहाँ पर ये आबादियाँ ला के बसा रहे हैं हिंदुओं की। आप देखें तो सही ना, मतलब हम क्या बातें करते हैं यार। जो जिस तंजीम ने ये अटैक किया है वो कह रही है ये यहाँ पर हमारी आबादी का तनासब चेंज कर रहे हैं, ये हमारे साथ बाकी जो कुछ कर रहे हैं। आप इलेक्टेड कश्मीर के सीएम के अंडर पुलिस भी नहीं है। आप इलेक्टेड कश्मीर के सीएम को कब्र पे जाके दुआ करने की इजाजत भी नहीं है। उसको अपने उस जगह पर जहां पर वो इलेक्टेड सीएम है वहां पर दीवार फलांग के जाना पड़ता है। आप उसको सिक्योरिटी मीटिंग भी नहीं बुलाते। मतलब कि आप हमें बताते हो कि आपका बलूचिस्तान, हमारे यहाँ तो कश्मीर में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो फेडरल के साथ जुड़ के काम करती है। और आप कश्मीर के लोगों के वोट की ये औकात है कि आप उनको सिक्योरिटी मीटिंग्स भी नहीं बैठ, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कश्मीर का सीएम खुद कह रहा है, ये मुझे सिक्योरिटी मीटिंग्स भी नहीं बैठाते, ये मेरी बात नहीं सुनते, मेरे अंडर पुलिस नहीं है, मेरे अंडर कुछ कुछ है नहीं। आप ये हाल करते हो वहां पर इलेक्टेड लोगों, वो आपके इलेक्शन कमीशन के करवाए हुए इलेक्शन के नतीजे में जो बंदा आया, आप वहां लोगों के वोटों के साथ ये कुछ कर रहे हो। और बाकी जो कुछ कर रहे हो वो भी हमें पता है। बाकी ये बिलावल भुट्टो ने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम हाफिज सईद ये होंगे। ये जो अल जजीरा को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, इसको इंडियन मीडिया ने झूठ के साथ छापा है। आपको मैं सब गश करूंगा, मैम ने बोला आप जाके वापस इंटरव्यू देखें, उन्होंने ये बात नहीं बोली। उन्होंने ये बोला है कि आपको हाफिज सईद और मसूद अजहर चाहिए ना, तो फिर उस बारे में तो हमसे बात करो ना। समझ रही हैं आप बात को? नहीं समझे? उन्होंने ये नहीं कहा था कि चलो जी आ जाओ सुबह दरवाजा खोलो हम ला के दे रहे हैं। उन्होंने कहा बात तो करो उस बारे में, आपको हाफिज सईद मसूद अजहर चाहिए, कुछ बात को तो आगे बढ़ाओ, तो फिर हमें भी पता चले। तो वो उन्होंने इस तरह से कहा था। बाकी इंडस वाटर ट्रीटी फील्ड मार्शल साहब ने बोला है कि ये इंडिया की फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है कि वो इंडिया जब चाहेगा इस पर डैम बना देगा, ये कर देगा। उनके बड़ों ने मायदे किए हैं। विवाह जी, ये दुनिया ये मायदों से चलती है। ये दुनिया इस तरह नहीं चलती, आज ये बोल दो कल वो बोल दो, आज ये कर दे वो कर दे। ये आज इंडिया वाले तो इतने ज़हीना है ना, गांधी को इन्होंने मार दिया था अपनी इंतहा पसंदी से। आज इनका ये अकल का लेवल है। नेहरू जी की हल्ती, नेहरू जी की हल्ती, नेहरू जी हलत, नेहरू जी हलत। नेहरू जी कश्मीर नहीं ले सके, जंग रुकवा दी। नेहरू जी ने पाकिस्तान का पानी, इंडिया का पानी पाकिस्तान को दे दिया और नेहरू जी से हल्ती हो गई यार। आप तो अंग्रेजों के हाल पे ही खुश थे यार, आप तो गुलामी करना पसंद करते हो। तो नेहरू जी ने बहुत बड़ी हल्ती कर दी, बस वो बहुत बड़े वो थे, उनसे हल्ती होगी। काश उस वक्त मोदी जी पैदा हो जाते तो वो बहुत अच्छा कर देते कि आपको नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी। बाकी जो ख्वाजा आसिफ अली बात को प्रोपेगेंडा बनाया जाता है जी, वो जो स्काई न्यूज की जो एंकर है ना, वो अब हम सब जानते हैं मतलब कि कितनी बड़ी वो प्रोपेगेंडिस्ट है। किस तरह से जब उसको पाकिस्तान के यूके के कमिश्नर ने उसको बराबर किया, ठीक किया, बट वो उसको उस तरह से नहीं करती, तो वो तो बहुत बड़ी प्रोपेगेंडिस्ट है। आप देखें चीज़ों को जिस तरह से ट्विस्ट देना चाहें, दे दें। ख्वाजा उस वक़्त एक बिल्कुल सिचुएशन ऐसी थी कि सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आ रही थी कि नहीं आ रही थी कि इंडिया में जहाज़ गिर रहे हैं।
श्रीनगर चौक में वो बीबीसी की लड़की का वीडियो है कि नहीं है डॉक्यूमेंट्री के, जहाँ से लोकल पब्लिक कह रही है कि सुबह-सुबह जिस दिन पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया, यहाँ से जहाज गए, यहाँ पे कुछ गिरा है, ये सब कुछ हुआ है। तो मतलब कि भई आप कमाल बात करते हो कि भई इस तरह की। बाकी अवैसी जी ने क्या कहा था? अवैसी जी ने ये बात नहीं की कि भई पाकिस्तान सबूत दे रहा है, आपके पायलट की ऑडियो सुना रहा है, आप भी तो कुछ सुनाओ। आपने क्या सुनाया है? हमने तो आपको सबूत दिया, आपके पायलट की ऑडियो सुनाई है। हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, आप टाइम के हिसाब से चीज़ों को अनफ़ोल्ड करते हो। आपने क्या दिखाया है? आपकी पार्लियामेंट में अवैसी जी ने बोला है कि भई पाकिस्तान आपके पायलट की ऑडियो सुन रहा है, आप क्यों नहीं सुन रहे? आपने हमारे कौन से उसकी सुनी? आपकी अवैसी जी इस बात को मान रहे हैं, तो आप कैसे नहीं मान रहे? आप कहते हो ना कि रोहित सर ने बात की, ये रोहित सर क्या बात करते हैं? आयरन डोम है इसराइल के पास, जो कि लो लेवल पे मिसाइल रोकता है। डेविड स्लिंग है, एरो सिस्टम है। अमेरिका अपने उधर जो है ना समुद्र से वहां पर उसका खड़ा है। भाई दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम, ईरान के बीच में मुल्क पड़ते हैं, फिर उसके बावजूद वो मिसाइल इसराइल में गिरे कि नहीं गिरे? तो वो आयरन डोम की, एरो की, डेविड सिस्टम का फेलियर है कि नहीं है? इसके अलावा भी एक सिस्टम है, 4 सिस्टम लगे हैं इस वक़्त, कोई भी नहीं है। ये आप गूगल करके देख लें, गूगल से पूछ लें, एआई से पूछ लें, कोई दुनिया में ऐसा मिसाइल सिस्टम आज तक नहीं। एस-400 तो बहुत परे की चीज़ है। ये एरो और ये डेविड स्लिंग और ये आयरन डोम तो इससे आगे की चीज़ें हैं। वो मिसाइल नहीं रोक पा रहे, ये मिलिट्री की बात है, पता नहीं नहीं आप क्यों तो नहीं समझ रहे। मैं रोहित सर एक छोटी-छोटी अच्छा बात एंड करूँगा, ऐसे वो बात सुनिए फिर वो चल अरे भाई पड़ेगी। साहब, मैं नहीं, बात तो सुनो ना, वो फिर बाकी गेस्ट भी हैं। आप उस्मान भाई, बात करना, मैं खत्म करता हूँ, आप बात सुन करना। तो आप आगे लीजिए। ही 2 बार इंटरप्ट कर चुके हो, मैं आपका जवाब दूँगा। बात सुनिए, मैं फिनिश तो नहीं तो कर दूँ, वो आप बात आप मैंने और मैंने बोलोगे, जो मैं और बात क्वेश्चन बोलूँगा। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उस्मान भाई, उसका जवाब दिए बिना आप साइड से निकल रहे हैं। मैं ये बोल रहा अच्छा, हूँ कि अच्छा आपकी मिसाइल्स क्या कर रही थी? मिसाइल्स पहुंची क्यों नहीं दिल्ली तक? उसका जवाब नहीं दे अच्छा, रहे। इसका मैं अगला जवाब उसी उस्मान का देने आपसे वाला था। सवाल, आप एक एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, आपसे अभी ये सवाल का आप जवाब दे दीजिएगा। अरीशा से हम लास्ट सवाल पूछेंगे और फिर क्योंकि उन्होंने एक मीटिंग पे जी। जाना है। तो अरीशा, एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? फिर आप जा सकती हैं क्योंकि आपकी मीटिंग थी, आपने जैसे पहले बताया। और थैंक यू सो मच, आप आई। जी, जी। बिल्कुल, जी, मुझे अच्छा लगा आपके शो का हिस्सा बन के। और इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि जो इन्होंने बात की, देखिए, मैं अभी यहाँ जर्मनी में हूँ, मैं बहुत-सी ऐसी औरतों को जानती हूँ जो बलूचिस्तान से यहाँ आई हुई हैं, रिफ्यूजी लेके। उन्होंने खुद इन बातों के क्लेम किए, उनकी अपनी बहनों के रेप हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या अच्छा है। देखिए, आपने लोगों को बुनियादी हक नहीं दिए। मैं अगर अपना बताऊँ तो मैंने तो खुद इस्लाम छोड़ा था, तो क्या मैं वहाँ बैठ के इस चीज़ का ऐलान कर सकती हूँ? क्या मैं जैसी ज़िंदगी गुज़ारना चाहती हूँ वैसे मैं गुज़ार सकती हूँ? नहीं गुज़ार सकती। आप लोगों को बेसिक राइट नहीं दे रहे, ठीक है? और ये दहशतगर्दी की जो बात है, ना सिर्फ़ आपका ये बीएलए वग़ैरह और ये सारा कुछ, आप मुझे बताइए, जो टीएलपी ने हालात ख़राब किए हुए हैं पाकिस्तान के, वो किसके ज़ोर पे कर रहे हैं? उनको कोई रोकने वाला, पूछने वाला क्यों नहीं है? ठीक है? लाल मस्जिद का जब हुआ था वाक़या, तो वो फ़ौज ने कंट्रोल किया था। टीएलपी को इस वक़्त क्यों नहीं कंट्रोल करती? वो जिसकी मर्ज़ी चाहे वो लोगों को फ़तवे भी लगा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे। तो ये अब उसमें भी क्या टेररिज़्म में इंडिया का हाथ है या बैरूनी कोई साज़िशें ही हो रही हैं? उसको तो अब आप लोगों ने बल्कि एक तरह से बढ़ावा दिया हुआ है, शह दी हुई है, अपने ही सियासतदानों के खिलाफ इस तरह की आप तंज़ीमों को इस्तेमाल करते। वरना क्या तुक बनता है कि उसके पास इतनी पावर हासिल हो कि वो जब चाहे किसी भी शहरी पे इल्ज़ाम लगा के ख़ात्मे नबूवत के चक्कर में और इन चक्करों पे लोगों पे टेररिज़्म कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बहुत सारी बातें हैं ऐसी पाकिस्तान के बारे में जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं, जिस पे पाकिस्तान पे तनकीद हो रही है, क्योंकि आपके पास बेसिक राइट नहीं है। आप क्या कर लोगे बाकी? मतलब आप जो सेलिब्रेट करना चाहते हो, जो कुछ है, जहाँ तक सिविक आपने उसकी सेंस की बात की कि लोगों में नहीं है, तो वो तो पाकिस्तानियों में भी नहीं है। मैं खुद यहाँ आई हूँ, तो मैं किसी को खुल के नहीं बता सकती कि मैं पाकिस्तानी हूँ। इंडियन आप बताओ तो फिर भी इतना बुरा नहीं लगता लोगों को, क्योंकि आपको खुद पता है पाकिस्तान के क्या हालात है। हर दूसरे दिन खबरों में आया हुआ होता है, क्या टेररिज्म है, क्या नहीं है। और जहाँ तक वो सिविक सेंस की बात है, तो कुछ चीज़ें उसमें दुरुस्त होंगी भी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रेसिज़्म का भी हाथ है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई सिर्फ़ उसी वजह से हो रहा है कि सारे जो ब्राउन लोग हैं या जो इंडियंस हैं उनमें सिविक सेंस नहीं है, ये सब नहीं है। तो ख़ैर, ये सारी बातें हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से पाकिस्तान को अपनी चीज़ें जो है उसका इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। टू बी ऑनेस्ट, इस वक़्त आप खुद देख लें कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग भाग रहे, यूथ भाग रही है। अगर उसमें अच्छी बातें होती तो लोग इस तरह से नहीं भागते। लोगों को नज़र आ रहा है कि आगे कुछ भी नहीं रखा हुआ।
ठीक है, तो उस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ख़ैर मैं यही बातें करूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगा शो जॉइन करके। मैं दोबारा भी जॉइन करूँगी एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अरीशा वंस अगेन। और जी, इस जी। प्रोग्राम को हम 2 पार्ट्स में करेंगे और सेकंड पार्ट्स में इसका काउंटर जी, पार्ट जी। डिस्कस करते हैं। अरीशा अगर आपने जाना है तो जी, जी, प्लीज़ बिल्कुल। आपको थैंक यू इजाज़त सो है। मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और अच्छा, अब हम इस प्रोग्राम का पार्ट 2 जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और जो कि नेक्स्ट प्रोग्राम में आप देख देख पाएँगे। तो नेक्स्ट टाइम आगाज़ यार, नेक्स्ट अ, टाइम कर लें। 1 घंटा उम, हो चुका, 1 घंटा हो सर चुका, नेक्स्ट बस टाइम कर इस लें। इसको मेरा भी ये जो बहुत शुरू है। काउंटर जी, जी। सर एक बस हुँ, ये काउंटर इनका ज़रा आंसर ले लेते हैं, तो अरे फिर यार, उसके बाद करते इसको हैं यहाँ पे वाइंड अप। पास कर दें और इसको क्या खत्म कर। जी, वो मैं कर रही हूँ। अ, जी रोहित सर, आप बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। आपने कुछ सवालात जो हैं वो उस्मान से किए थे और ओवर टू यू। आप दोबारा से सवाल कर सकते हैं। कुछ इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट पास की हैं जिस पर आपकी फेस देखकर लग रहा था कि आप अभी इनको चाह रहे हैं कि काउंटर करें, तो ज़रूर आप काउंटर कर सकते हैं अब। नहीं, मैं उस्मान भाई से एक एक चीज से बड़ा मतलब मैं इनकी काबिले तारीफ है ये, कि कितनी बुराई हो, ये बुराई इनको दिखती नहीं है ना। और फिर भी इंडिया के बारे में बहुत पढ़ते हैं। बोले कि इंडिया के बारे में इंटरनेशनल फॉरेन मीडिया क्या लिखता है। अरे आप ही पढ़ेंगे तो कभी पाकिस्तान के बारे में पढ़ लेते, है ना। लिंचिंग हो रही है सड़कों पे, और लोगों को मारा जा रहा है, वो भी छपता है, इंटरनेशनल मीडिया में ही छपता है। कभी नहीं आपने वो पढ़ा भी नहीं। क्या हुआ? अच्छा एक चीज, इंडिया के लोग सड़कों पर डांस कर रहे हैं, रथ यात्रा निकाल रहे हैं, जन्माष्टमी मना रहे हैं, वो बहुत बड़ी डिस्टरबेंस है ना। और वो जो आया अल्लाह अकबर बोल के गर्दन काट दी, वो डिस्टरबेंस नहीं है ना। दैट्स अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम ये है कि हम जो कर रहे हैं वो सब कुछ सही है ना। हमारे आप गुस्ताखे रसूल नहीं कर सकते, ठीक है। मैं मानता हूं नहीं होना चाहिए किसी भी रिलीजन के खिलाफ, या आप गुस्ताखे रसूल छोड़िए, आप इस्लाम के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन आप लोग जो बोलते घूम रहे हैं वो, उस पर कुछ नहीं होना चाहिए। आप दूसरों को खुलेआम बोलते हो कि इनके रिलीजन को मत मानो, इनकी गीता फाड़ दो, और वो क्रिश्चियंस की कुरान बाइबल फाड़ दो। ये आप खुलेआम बोलते फिर रहे हो ना। आपको लगता है दूसरा आदमी नहीं है, दूसरे आदमी को कोई हक नहीं है रिलीजन का। आप पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियंस के चर्च के अंदर घुस करके उनसे मारपीट करें, आप उनको वो करें, उनको बोलें कि ये कंट्री आप वो बनाइए, मुस्लिम बनिए। ये क्रिश्चियन नर्सेस के साथ वीडियो आया सबके सामने। नहीं, आप करेंगे। लेकिन जहां कोई बाहर आपके साथ हुआ तो वो इस्लामोफोबिया में काउंट होता है। बहुत बढ़िया, है ना। कभी आपने देखा है योगी के की गवर्नमेंट में जरा एक मुसलमान बोला है कि मेरे ऊपर अटैक हो रहा है? अब अतीक अहमद को आप सपोर्ट करेंगे जो मुसलमान था लेकिन वो आदमी क्रिमिनल था, तो आपके साथ वही होगा जो आप कर रहे हैं, जो हो रहा है, राइट। इसके बाद इन्होंने बोला कि पाकिस्तान में आप पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। वो डॉक्टर मोहम्मद हसन पूरे सामने वो पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे थे, बेचारे कितने साल से बाहर रह रहे हैं। एक बार उनसे सामने आप ही के ऊपर है, जरा एक बार ऊपर नजर घुमाइए, पता चल जाएगा। बेचारे आज तक अपनी कंट्री वापस नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे थे। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही कि एक मेरे दोस्त थे मोहम्मद हसन, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे थे, वो कंट्री से बाहर भागना पड़ा। सामने आपके हैं, राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ये आदमी पॉलिटिकल एक्टिविटी की वजह से ही बाहर है। क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हो भैया? बहुत बढ़िया। आप वो उनके जूते चाटते रहे गेट नंबर 4 के, तो बहुत बढ़िया पॉलिटिकल एक्टिविटी है। जिस समय आपने अगेंस्ट बोला, आप गायब, आपको भगा दिया जाएगा। तो ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी, किस चीज की पॉलिटिकल एक्टिविटी? ये बोला कि उमर अब लोग सिक्योरिटी मीटिंग में नहीं बैठ सकते। सिक्योरिटी मीटिंग में हमारे यहाँ कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं बैठता, ठीक है ना। सिक्योरिटी मीटिंग, जब भी एक्सटर्नल थ्रेट की सिक्योरिटी मीटिंग होगी, उसमें कोई चीफ मिनिस्टर, आप क्या बैठते हैं? ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आपने बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर को बैठाया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने बुलाया था, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर से बात की थी कि हम अटैक इंडिया का जवाब देने जा रहे हैं। तो आप दूसरे को कैसे बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं? जब हमारी है सिक्योरिटी मीटिंग, बाहर से थ्रेट है, हम करते हैं उसको। ये मतलब अपने कंट्री। और आपके बलूचिस्तान के क्या हालत है? बलूचिस्तान के बहुत खराब हालत है। आपके बलूचिस्तान में आप बोल रहे हो कि सिक्योरिटी मीटिंग, आप तो बहुत अच्छा वो चल रहा है ना, आपके यहाँ तो वो मजारों पे दीवार कूद के नहीं जा रहे, तो क्या सिक्योरिटी चल रही है जी? आप ही के अपने जाफर एक्सप्रेस पे 3 हमले हो लिए पिछले 1 साल में।
पिछले 1 साल में नहीं, 6 महीने में जाफर एक्सप्रेस नहीं हो रही। उसके बाद मैं बताता हूँ कहाँ पे अटैक नहीं हो रहा। और आपकी आर्मी जो 150 सैनिक और 150 ये सोल्जर्स और जो भी है, आपकी आर्मी अगर फिगर्स छुपा रही है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी है यार। आप हमें हर जगह पकड़ लेते हो। ये भी देखने की बात है कि आपने ये बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो वहां डैम किसी के बाप के नहीं। भाई ट्रीटी इज ओवर, आपने जो करना है आप कर लीजिए, कर सकते हो तो कर लीजिए। ये हमारे आर्मी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि चुपचाप रोटी खाओ वरना गोली खाओगे। तो क्या कर लिया आपने? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की धमकी थी बॉस। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां यहां पर आकर के आपने मारा, हमने 9 जगह पे हमला किया, वहां से आया फिर हमला किया, फिर आया फिर किया। तो आपने क्या कर लिया? और आपकी मिसाइल क्या कर रही थी? और आपके वो न्यूक्लियर बम जो इमरान खान की शादी के लिए अब तो चला लो, इमरान की 3 शादी हो नहीं, अब भी नहीं चला। तो ये कहानी मतलब कितनी शादी करवाओगे बुढ़े की तब चलाओगे? वो बेचारे इमरान खान बुजुर्ग हो गया, वो 70 क्रॉस कर गया, लेकिन उसकी ये न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चला। तो चला लेते ना, 4 दिन का टाइम था, हम भी देख लेते। आयरन डोम आप मुझे जवाब दे रहे हैं कि कोई भी आयरन डोम नहीं, कोई भी मिसाइल डिफेंस काम नहीं करता। अरे तो आपके शाहीन वगैरह सो रहे थे, आपने उसका जवाब नहीं दिया। स्पेसिफिकली आप अपने शाहीन और ये गौरी वगैरह को आप बचा गए। या तो आपके ये बिल्कुल बेकार मिसाइल्स हैं या ये काम नहीं करते, वरना ये पहुंच जाते दिल्ली। हम भी तो रावलपिंडी खड़े थे, हमने तो रावलपिंडी पे मारा था, तो आप भी मार लेते, गुड़गांव में, नोएडा मार लेते, नहीं मारे, ठीक है चलेगा। और फाइनली गांधी को मारा, नेहरू से गलती होगी। अरे तो लियाकत अली खान को किसने मारा था? हमने मारा था। आप तो बेनजीर भुट्टो को मार के बैठे हो, आप गांधी को मारा है ना। आप तो आपने कौन सा छोड़ दिया? आपने अकबर कुत्ती आपने मारे है ना। आपके अपने जितने भी, और आपकी आर्मी ने सीधे सीधे जुल्फिकार अली भुट्टो को तो फांसी पे लटका दिया, और आप कह रहे हो हाँ गांधी को मार दिया। अरे भाई एक लीडर हमारा मरा, 2 लीडर नहीं मरे, प्राइम मिनिस्टर एक ही मरा है, ठीक है ना। दो प्राइम मिनिस्टर मरे हैं, ठीक है। आपके तो 50 है, आपके तो लिस्ट है कि कितने जेल में गए और कितने मार दिए गए और कितने बाहर निकाल दिए गए, किसको बताते हैं। चलिए ठीक है उस्मान भाई, आप कंटिन्यू विद योर जॉब एंड आई हैव नथिंग मोर टू से। उस्मान क्या काउंटर करना चाहेंगे? रोहित सर ने तो बहुत सारे सवालात आपके सामने रख दिए। इस पर बिल आपका ओपिनियन? बिल्कुल रिवाज जी, और रोहित सर से पहले जो अरीशा हैं, हमारी बहन है जो एक्स मुस्लिम है, उन्होंने काफ़ी सारी बातें की कि पाकिस्तान में राइट्स नहीं मिलते। अरे भाई जी, ईरान में ना कोई भी औरत, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, ईरान में आपको पता ही है कि कोई भी औरत सर से दुपट्टा नहीं हटा सकती, बट ये राइट पाकिस्तान में मिलता है। मैं ज़रा अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। ईरान इस्लामिक मुल्क है, बट पाकिस्तान में कोई लड़की दुपट्टा पहने, ना पहने, पैंट पहने, शर्ट पहने, व्हाटएवर जो कुछ भी पहने, उसे स्टेट कुछ भी नहीं कहती। जहाँ रिलीजियस बेंचमार्क पुलिस नहीं ईरान है, है। बेंचमार्क ईरान है, आपके लिए जी? बेंचमार्क ईरान है। अब बेटर बात ऑप्शन तो के साथ सुने ना कंपेयर करें सर, आप उस्मान भाई, बात तो बेटर ऑप्शन के साथ कंपेयर करें। सर मुझे बात तो करने देना, बाकी की भी तो बात करने देना। आप आपने एक लाइन पे आपने ही देखा ही नहीं। नहीं नहीं सर, ऐसे वो बात तो बैठे नहीं होगी ना, बात नहीं तो नहीं सुने ना, कोई नहीं, पॉइंट तो बनाने देना, नहीं, वैसे ही चलेगा। ये सुन तो आपने छोड़िए, इंडियन मीडिया बना दिया नहीं फिर नहीं, ना। मैं आपका आपकी बात आपका सुनूं, आप मेरी बात बेंचमार्क में वो ईरान करें। है। एक आपने तो आज तक देखा ही नहीं ना आजादी क्या होती है। वो देखो ना, वो लंदन में बैठ के बता रहे हैं और दूसरी जर्मनी में बैठ के बता रही थी कि आजादी क्या होती है। आप ईरान से ही जरा कंपेयर कीजिए। इसके बाद मैं आप सोमालिया से करना, बड़ा अच्छा लगेगा। ईरान भी तो आपका दोस्त है ना सर, आपका ही दोस्त है, तो आप ही ने दोस्ती बाहर से के कहने दो कॉन्ट्रैक्ट्स ना, किए हुए हैं, दोस्ती से कुछ तो बात। दोस्ती और से सर कहने वैसे देना। तो नहीं, राइट्स की बात कीजिए, दोस्ती अलग चीज है, अरे राइट भाई अलग जी, चीज है, ये तो राइट्स फिर की बात। बात नहीं होगी ना ऐसे। आप देखें, एक लाइन मैंने देखो बोली है तो आपका फिर जवाब ही क्या है? ऐसे तो मैं आपका जवाब ही इंटरफेयर। आपका जवाब ही गलत है ना कि ईरान में तो दुपट्टा नहीं हटता तो मुझे हमारे यहाँ दुपट्टे थे। आपका अरे भैया आपका राइट्स तो आपको सर दी सर वर्ड से कंपेयर करने लेट पड़ेंगे हिम ना। रे भाई जी, ऐसे लेट तो हिम फिर बात स्पीक। नहीं होगी ना रे भाई जी। ऐसे तो अगर आप चाहते हैं मैं बात करूं तो फिर ही बात हो सकती है, ऐसे तो हाँ फिर बोलिए बात बोलिए नहीं बोलिए। होगी ये। चलिए ठीक है, मैं जी, निकलता जी, हूँ, थैंक्स अ उस्मान लॉट। आप अपने टर्न है आप आपकी, अपना आप जवाब ज़रूर दीजिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जवाब दीजिएगा। आई थिंक डॉक्टर हसन इज देयर। डॉक्टर सर थैंक्स, बाय। उस्मान भाई थैंक्स, थैंक यू थैंक्स सर, एवरीवन। थैंक यू रोहित भाई, थैंक यू। देखिए रे भाई जी, अब किसी से तो बात ये है ना कि ईरान बेंचमार्क नहीं है। अरे भाई हम कि जो मैंने बात की ना, कुछ बेहतरी, जो कुछ अच्छा है तो उस पर भी तो बात करनी है ना। मतलब कि क्या मतलब कि अब जो अच्छा है उस पर बात ना करें हम? मतलब कि मैं इस बात पे हैरान हूं ना कि भाई मैं आपको, ईरान में ये सब कुछ होता है, नेल पॉलिश, ये वो, रिलीजियस पुलिस, जो कुछ होता है,
पाकिस्तान की कंडीशन ईरान से अच्छी है। अफ़गानिस्तान में औरतों को पढ़ने नहीं दिया जा सकता। यहाँ आप यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, बाकी जगह पढ़ती हैं, कितनी अच्छी बात है। हम अफ़गानिस्तान से भी अच्छे राइट्स दे रहे हैं। ये कोई एहसान नहीं कर रहे, ये सोसाइटी है, सब हमारी माएँ, बहनें सब कुछ हैं। तो ये कोई भी एहसान नहीं कर रहा, ये हर एक का बर्थ राइट होता है। ये नहीं है कि कुछ स्टेट रिस्पॉन्सिबल जो इजाज़त दे रही है, कोई दुपट्टा करे या कोई, ये तो हर एक सिटीज़न का, लड़कियों का बेसिक राइट है। बट ज़ाहिर-सी बात उन्होंने बात की कि भई यहाँ राइट्स नहीं है, तो बाकी दुनिया में राइट्स हैं। तो अफ़गानिस्तान भी और ईरान भी दुनिया में आते हैं। फिर आप चाइना में देख लें, चाइना में किस तरह तरह से मस्जिदों को गिराया, मुस्लिम्स को वो जो है ना डिटेंशन सेंटर्स में रखा हुआ है अभी, तो वहाँ के मुस्लिम्स के राइट्स देख लें। इसके अलावा गल्फ कंट्रीज़ में क्या कुछ हो रहा है, अभी-अभी वहाँ डेवलपमेंट हुई है, तो क्या राइट्स हैं वो सब कुछ जो है ना हमें आइडिया जहाँ पर तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। बाकी रिलीजियस जो एस्पेक्ट है, देखिए रुपए जी आइडियल कंडीशन तो कभी भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। आप इसराइल में जाएँ, वहाँ आपको क्रिश्चियंस और इस्लाम के होने के नाते एक से हेट का सामना करना पड़ेगा। आप इंडिया में जाएँ, आपको मुस्लिम होने के नाते हेट का सामना करना पड़ेगा। आप ये तो हैरेसमेंट के तो यूके, यूएसए इधर-उधर इतने हेट क्राइम्स अगेंस्ट मुस्लिम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? अगर वहाँ दूध-शहद की नहरें बहती हैं, तो वहाँ रिलिजन के अगेंस्ट हेट क्राइम्स क्यों बढ़ रहे हैं? तो ये तो बात ठीक नहीं है। बाकी हमारा जो मसला है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो लोग मज़हब को फ़ॉलो करते हैं, जैसे हम इस्लाम को करते हैं, कोई हिंदुइज़्म को करता है, कोई क्रिश्चियन को करता है, कोई ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिलीजियस में हट के भई वो समझे मज़हब को। हमारे मज़हब ने तो बोला है हमें लकुम दीनुकुम वलिय दीन भई। मतलब कि इसके आगे पीछे की आयतें हैं, भई तुम अपने दीन पर, हम अपने दीन पर। तो हमारे ये जो मौलवी हज़रात हैं, इन्हें समझना चाहिए कि इट्स नन ऑफ आवर बिज़नेस ये फ़तवेबाज़ी करना, ये सब कुछ करना। भई हर एक का हक है, वो जो बात करे। बाकी ये जो इस्लाम के बारे में गुस्ताखी और ये सब कुछ है, ये तो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि आप हिंदुओं को गुस्ताखी की सज़ा दें और ये रिलिजन में भी नहीं है। ये कहीं पर रिलिजन में नहीं है, गुस्ताखी की सज़ा है तो फिर दिखा दें। ये हमारे मौलवियों का क्या बंदा अल्लाह पूछे इनसे। जो है ना ये क़यामत के दिन जवाब देंगे कि इन्होंने ये जो कुछ किया हुआ है। देखिए बाकी रिस्पेक्ट तो सब रिलीजन की होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप हिंदुओं को बुत बोलें, ये बोलें, वो बोलें और बदले में आप एक्सपेक्ट करें कि आपकी रिस्पेक्ट होगी। तो भई हमारे जो रिलीजियस सेक्टर है उसे भी चाहिए कि वो रिस्पेक्ट करे। तो फिर तभी आप ये कर सकते हो ना, आप एक एनवायरनमेंट बना सकते हो कि भई हम हिंदुइज़्म की, क्रिश्चियनी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप हमारी नहीं करोगे तो वो तो ये वाली बात होगी। बाकी रोहित सर की पिछली बातों का जो मैं जवाब दे रहा था, उन्होंने कहा था ना इंडिया को पैसा जो है ना पाकिस्तान को और आईसीसी को पैसा इंडिया से आता है। तो भाई मुंबई और दिल्ली का मैच करा लिया करो ना, हमारी क्यों मिन्नतें करते हो? मुंबई अगर इंडिया से ही सारा पैसा आता है तो मुंबई, दिल्ली ये सारा आपस में खेल लिया करो, हमसे खेला ही ना करो। सारा पैसा आता ही पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच से है, तब आपको मिन्नतें करनी पड़ती हैं। नहीं तो आप ऑस्ट्रेलिया से खेल लो, इंग्लैंड से खेल लो, वहाँ से पैसे क्यों नहीं आते? तो भई ये बात है, आता पैसा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया से है, इस वजह से जो है ना आप उसको एक अलग ट्विस्ट दे रहे हो, नहीं तो आप दिल्ली, मुंबई से खेल-खेल के पैसे बना लिया करो, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। बाकी रोहित सर ने उस दिन भी एक बात की जी हमारी तो डैमेज हुआ ही नहीं। अरे भई आपकी आर्मी की स्पोक्स पर्सन वो कह रही हैं कि भई जी हमारी ये बेस, वो बेस, इसको डैमेज, उसको डैमेज। क्या रे भाई जी वो आर्मी की स्पोक्स पर्सन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आखिरी-आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बताया नहीं है कि आज पाकिस्तान ने अटैक किया, आज यहाँ डैमेज हुआ, आज वहाँ डैमेज हुआ, जहाँ छोटा हुआ, वहाँ बड़ा हुआ। साथ-साथ 9-9 तो उसने बेसें गिनवाई हैं। आर्मी की स्पोक्स पर्सन कह रही है हमारी बेसेस पे डैमेज हुआ है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर मिसाइल गिरे हैं, जहाज़ गिरे हैं, ये हुआ, वो हुआ है। आप कह रहे हो कि हमारा वो हुआ ही नहीं है। बाकी जो बलूचिस्तान का है ना कि देखें जी रिवाज जी अब वो टेररिस्ट वाला एंगल वो पता नहीं कैसे-कैसे चीज़ों को ट्विस्ट देते रहते हैं। अरे भई हमारा जो इल्ज़ाम है कि इंडिया फैसिलिटेट करता है बीएलए को। वो इस तरह से करता है कि जो बीएलए का लीडर है वो इंडिया में जाके पास में इलाज करवाया हुआ उसने। अगर इंडिया में ने वेलकम किया तो वो वहाँ जाके इलाज करवाया उसने ना। उसके अलावा मोदी जी को बलूचिस्तान याद आता रहता है कि वहाँ के लोग हमें मदद के लिए पुकारते हैं। अजीत डोभाल जी को बलूचिस्तान याद आता रहता है। कुलभूषण जाधव कहाँ से पकड़ने हुआ? तो भई हमारा ये इल्ज़ाम है कि आप स्पॉन्सर करते हो उन लोगों को और आप देखें ना रिवाहा जी बीएलए वाला अटैक होता है जाफर एक्सप्रेस पे, सबसे पहले कौन उन्हें प्रमोट करने लग जाता है? इंडियन मीडिया। बीएलए के जो स्पोक्स पर्सन है वो कहाँ बैठे होते हैं? इंडियन मीडिया पे। तो भई जब आप टेररिस्ट के एक्ट्स को इस तरह से प्रमोट करोगे तो फिर भई बात तो इसी तरह से होगी ना। बाकी आखिर में वो डॉक्टर साहब ने जो बात की थी शुरू में मोहसिन नकवी के हवाले से, डॉक्टर साहब बात ऐसी है ना कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बातें हैं ना, आप जय शाह को देख लें,
आईसीसी के चेयरमैन, बीसीसीआई के वो थे, अब अमित शाह को देख लें। आप फिर ट्रम्प को देख लें, अभी पाकिस्तान उनके बेटों को डील्स दे रहा है। उसके अलावा भी आप देख लें, अब बात ये है ना कि इसमें उस वजह से कोई प्रॉफ़िट बना हो तो फिर बात बनती है। मतलब कि जी मोहसिन नकवी साहब ने पंजाब की सीएमशिप ली, फिर वो पीसीबी के चेयरमैन बन गए, फिर उसके अलावा वो इंटीरियर मिनिस्टर बन गए, फिर वो सेनेटर बन गए। इस दौरान उनकी दौलत में ये राइज़ आ गया, वो पहले इतने गरीब थे, फिर उतने गरीब हो गए, फिर तो बात बनती है कहने की। और हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। जिस कुर्बानी के साथ, जिस जाँ-फ़िशानी के साथ वो अपना कारोबार, अब पाकिस्तान का मसला ये है ना, कैबिनेट बड़ी हो तो फिर कहते हैं इस वज़ीर-आज़म के इतने मुशीर हैं, इसके इतने वज़ीर हैं। जब छोटे हो कैबिनेट, एक बंदे को 4-4 ज़िम्मेदारी हो, फिर कहते हैं इस बंदे को 4 ज़िम्मेदारियाँ दे दी हैं। अरे भाई करना क्या है कैबिनेट का? छोटी रखो, फिर क्रिटिसिज़्म, बड़ी रखो, फिर क्रिटिसिज़्म। तो भई बात ऐसी है कि लोग, काबिल लोग अपना कारोबार छोड़ के अगर पाकिस्तान के लिए हुब्बुल वतनी का जज़्बा रखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वो जाते हैं बाहर के मुल्क, पैसे कमाते हैं, उनको पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं होती। मोहसिन नकवी साहब के पास भी तो उनके चैनल्स हैं, वो एन्जॉय कर सकते हैं ना। उनको क्या मसला है, वो सुबह-शाम में मेहनत करें अपने मुल्क के लिए। बाज़ लोगों में होता है, हुब्बुल वतनी होती है, जाँ-फ़िशानी होती है, वतन से, इस मिट्टी से मोहब्बत का एक एक्स्ट्रा लेवल का जज़्बा होता है, तो वो दिन-रात एक करते हैं, वो डिफरेंट फ़ील्ड्स में वो नहीं देखते कि भई मेरे पास ये मिनिस्ट्री भी है, वो भी है, वो हर एक मिनिस्ट्री के साथ कौम के कम पैसा लगाना चाहते हैं, 4 मिनिस्टर होंगे तो ज़्यादा खर्च होगा, और वो एक पूरा जो है ना इस कौम के साथ, इस मिट्टी के साथ उसका हक अदा करना चाहते हैं, जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो हमें उनका बाज़ू बनना चाहिए, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। बाकी कल को उनके असासे इस दौरान बढ़ते हैं, तो फिर उस बारे में बात हो सकती है कि भई इन्होंने गलत किया था। अब हम डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब एंड पर क्या कहना चाहेंगे? और उस्मान ने बहुत सारे बातें भी की जिस पे आप इत्तेफ़ाक भी रखेंगे और शायद इत्तेफ़ाक ना भी रखें, तो ज़रूर आप काउंटर कर सकते हैं और फिर हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। देखें, सबसे पहले तो मुझे ना उस्मान भाई जब बात कर रहे थे और डिफरेंट कंट्रीज़ की एग्ज़ाम्पल दे रहे थे, तो मुझे एक वाक़या याद आया। हम लोग यहाँ पर यूके में जब शुरू-शुरू में आए थे स्टडी के लिए, तो मेरे एक दोस्त हैं, वो काफ़ी फ़नी हैं। उनके साथ एक हमारा और दोस्त था इंडियन, उसको थोड़ा-सा ना कॉम्प्लेक्स था अपने कम्प्लेक्शन का और अपने फीचर्स का। तो एक दिन मेरे वो दोस्त एहसन भाई उसके पास बैठे हुए हैं, तो उसको वो कहते हैं कि डोंट कंसिडर योरसेल्फ एज़ एन अगली मैन, कंसिडर योरसेल्फ एज़ अ ब्यूटीफुल मोंकी। तो ये इनकी मुझे एग्ज़ाम्पल से वो एग्ज़ाम्पल याद आती है कि आप देखें, आप सोमालिया की एग्ज़ाम्पल देने लग जाते हैं, इराक की, सऊदी अरब की, उनकी। देखें, वो हमारे लिए कोई आइडियल सोसाइटीज़ नहीं है। मैं पाकिस्तान और एक मुझे और आपके अंदर अपने एक दोस्त की झलक नज़र आती है। मेरे उस दोस्त को भी इसी तरह की आदत थी कि सुबह से लेके शाम तक दूसरों की बैक बाइटिंग करते रहना और एंड में शाम को कहना हमें क्या। देखें, मेरी इस बात को मेरे छोटे भाई थोड़े तहम्मुल से देखो। एक तो आपने शायद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं देखा। मैं जिस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा था, आपने ये कहा कि ट्रम्प के बच्चों को डील दी जा रही है। भाई, ट्रम्प के बच्चे किसी इंटरिम सेटअप का हिस्सा थे? आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है? उसका पर्पज़ क्या है? उसके पीछे एक्रोनिम क्या है? मेरे भाई, आपको ये पता होना चाहिए ना कि हम एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं उसके ऊपर। और मोहसिन नकवी साहब की जो इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एक केस बताता हूँ मेरे नाम से, डॉक्टर मोहम्मद हसन इदरीस वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इसी मोहसिन नकवी की इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर मैंने किया था, जब ये पूरे पाकिस्तान के देहाती इलाकों के अंदर जहाँ पर सिर्फ ओनली हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो एक डिस्पेंसरी होती है, उसको बंद करा था। 150 डिस्पेंसरीज। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी थोड़ा बहुत काम करती थी, तो मैंने वो रिस्टोर करवाई थी पूरे पंजाब की। दूसरी चीज़, आपने जैसे ये कहा, पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक मोहसिन नकवी ही तो भाई टैलेंटेड है। बाकी हम भी यहाँ से यूके की यूनिवर्सिटी टॉप करके वापस पाकिस्तान गए थे। आईएमएफ लॉ में पीएचडी की थी। वन ऑफ द यंगेस्ट पीएचडी इन लॉ थे फ्रॉम पाकिस्तान। एक आर्टिकल लिखने पे और पीटीआई की पॉलिटिक्स पे सियासत करने के ऊपर जो हमारे साथ हुआ, चले मैं तो टाइमली वहाँ से निकल के यहाँ पर वापस आ गया। मेरे पास यूके आने का एक एग्ज़िट वे था। उस्मान डार के साथ क्या किया आपने? आपने ज़िल्ले शाह के साथ, बेचारा एक हैंडीकैप था, उसके साथ आपने क्या किया? यास्मीन राशिद के साथ आपने क्या किया? भाई आप ये देखें। और आपने एक बड़ी अजीब बात की, आपने कहा कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम की बात करते थे, जबकि उनकी कैबिनेट के अंदर एक हिंदू था, एक उनकी कैबिनेट के अंदर कादियानी था। भाई, इसको इंक्लूसिवनेस कहते हैं।
आपको पता है सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की गवर्नमेंट के अंदर जूइश जो है उनको भी वोट दिया जाता था। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की गवर्नमेंट के अंदर जूइश जो है वो जज भी थे। अब क्या आप सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को सेकुलर या लिबरल कहेंगे? आप देखें, इसको इंक्लूसिवनेस कहते हैं। गवर्नमेंट्स को ऐसे ही लेके चलते हैं। ये ट्रेंड दीगर रिलीजन के लोगों को ऑन बोर्ड लेना, ये सबसे पहले रियासत मदीना से आया था। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की रियासत के बारे में अगर आपने कोई बुक पढ़नी हुई, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी, आपने ये बात की कि इंडिया की इलेक्टेड गवर्नमेंट को सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नहीं बैठाया जाता। भाई एटलीस्ट दे हैव इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। आपने कैसे कह दिया बलूचिस्तान के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट है? पाकिस्तान के किस प्रोविंस के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट है? वैसे चले, सिंध के अंदर मैं मानता हूँ पीपल्स पार्टी जीती है, केपीके के अंदर पीटीआई वालों का मैंडेट था। पंजाब के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, फेडरल के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट है। और उसके बाद आपने एक बात की, मोहसिन नकवी ने बड़े पाकिस्तान के अंदर काम किए। मेरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है, अगर आप उसके बाहर जाओगे तो आपका कोई काम भी लिजिटिमेट नहीं होगा। आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ा है? जो इंटरम गवर्नमेंट है वो कितनी देर परफॉर्म कर सकती है? मोहसिन नकवी कितनी देर बैठा रहा था? भाई आपने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मजाक बना दी है। ऐसे अब देखें, वसीम अकरम बड़ा अच्छा बॉलर था, तो क्या उसको ताहयात पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कप्तान बना देते? देखें, हमें अपने, और दूसरी बात, मैं एक ये एलिगेशन है, अगेन मैं इसको एलिगेशन ही समझता हूँ क्योंकि इसके ऊपर कोई उस तरह से प्रोब नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मेरे भाई जाके पढ़िएगा, अकबर बुगटी का मुशर्रफ के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके अंदर एक एलिगेशन है। अगेन मैं इसको एलिगेशन ही कहूंगा कि एक कैप्टन ने वहां पर एक बच्ची का रेप किया था। अब वापिस आता हूं मैं, जो आप ये बात कर रहे थे इसके ऊपर भी आपको पढ़ने की जरूरत है कि पाकिस्तान के अंदर ये मजहब के नाम पे तो कोई सजा नहीं होती। भाई इज्तिहाद की एक चीज को पढ़िए कि मुसलमान जो इज्तिहाद कर सकते हैं। पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट है। पाकिस्तान अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तौहीन के ऊपर सजाए मौत देना चाहता है तो ये बिल्कुल लेजिटिमेट है। ये इस्लामिकली भी ठीक होगा क्योंकि इज्तिहाद का एलिमेंट आ जाएगा। दूसरी बात, रोहित भाई ने जाते जाते एक बात कही कि आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरों के रिलीजन को बुरा कहें, अपने रिलीजन को अच्छा कहें। तो सर मैं आपको ये बात बताता हूँ, मेरी रिलीजन के अंदर किसी मौलवी की कही हुई बात, सऊदी अरब की कही हुई बात मेरे लिए हुज्जत नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद की कही हुई बात मेरे लिए हुज्जत है। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बड़ी ओपनली, बड़ी कैटेगोरिकली कही है कि आप किसी और के रिलीजन को, किसी और के पेशवा को, किसी को गलत नहीं कह सकते। बाकी बात ये जो उसामा भाई कर रहे हैं, देखें आप ये बिल्कुल मेरे से ज़्यादा ही पाकिस्तान को जानते होंगे। मैं तो पिछले 12 साल से पाकिस्तान के अंदर ऑफ एंड ऑन ही जाके रहा हूँ। लेकिन मेरे भाई, और आप एक तरफ देखें, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में और ब्लाइंड फोल्ड हो के किसी की फॉलोइंग करने को, किसी की पैरवी करने में डिफरेंस है मेरे भाई। आप मोहसिन नकवी को, आप आज पाकिस्तान की आर्मी को, भाई उनका पाकिस्तान के अंदर आप जाके रोल देखें, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है। 45% जो है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पॉवर्टी रेट है जाके। भाई आप अपनी जीडीपी ग्रोथ देखें, हम कहाँ पे खड़े हैं। और ये मैं कोई देखें, अगर इंडिया के अंदर वो सिक्योरिटी उसके अंदर नहीं बैठा रहे, टू हेल विद देम। इंडिया के अंदर क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं गलत हो रहा, टू हेल विद देम। मुझे ये देखना है कि मेरे अपने मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। मेरे अपने इस वक्त देखें, आधा साल हम पाकिस्तान में पानी को तरसते हैं, आधा साल हम पानी के अंदर डूब के मरते हैं। ना हम लोग डैम्स बनाते हैं। आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को ये आर्मी तो पाँव के नीचे रौंद लेती है, लेकिन इस आर्मी से उन लोगों को नहीं रौंदा जाता जो यहाँ पे डैम बनाने की मुखालफत करते हैं। इस आर्मी से आज आप ये देखें कि ये जो पाकिस्तान आर्मी के डीजीआईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, जो उन्होंने मोहसिन दावड़ के खिलाफ की थी कि मुझे पता है कि तुम यूएई जाके इंडिया की कौन सी एम्बेसी से पैसे लेते हो। फिर जब आपने इमरान खान की हुकूमत गिरानी थी, आपने उसको ही वजीर बना दिया। अली वजीर के खिलाफ डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना मेरे भाई, फिर आपने बाद में उसी को वजीर बना दिया। तो आप कब तक पाकिस्तान के अंदर एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे? तो मैं ये कहता हूं कि मैं हम कोई, और एक ये बड़ी अजीब बात है कि जब आप कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं तो उसके अंदर जो आपके ऊपर इंडियन होने का लेबल लगा दिया जाता है, आपको फॉरेन फंडेड होने का लेबल लगा लिया जाता है। मेरे भाई पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पर बना था। ला इलाहा इज एवरीथिंग फॉर अस। हमें उस मुल्क की जो है परेशानी है, हम उस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम ये बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज द ओनली वे।
आपने अभी कहा कि उन्होंने गांधी को पीछे फेंक दिया, गांधी के पास अकल नहीं थी, इंडस ट्रीटी उसने साइन किया था, उनके पास अकल नहीं थी, तो हमारे पास अकल भी नहीं है ना। हम भी तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को रोंद के बैठे हुए हैं। ओवर टू यू। उस्मान, आप कुछ कहना चाहेंगे? फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। ज़रा 2 मिनट है, आप प्लीज़ इसको वाइंड अप करिएगा। जी, जी, रिवाज जी, मैं जल्दी बोलूँगा। अच्छा, मैं पिछली बात से एक टच करूँगा जो रिलीजन से रिलेटेड थी कि भैया आप इन मुल्कों की एग्ज़ाम्पल ना देखो। तो चलें फ्रांस को देख लेते हैं, जहाँ पर आपको नकाब करने पे पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा बाकी मुल्कों में भी आप देखें कि जो यार वो तो इस्लाम में है। इस्लामोफोबिया है ना। सुनने तो सही, अब आप विरोध साहब जी जी काम जी जी, करते चले चले, हैं। गो ऑन गो तो ऑन हम गो भी ऑन। हम भी यही बात करते हैं कि भाई इस्लामोफोबिया है। तो अभी कोई कंप्लेन कर रहा था कि भाई आप वो करें तो आप कहते हो इस्लामोफोबिया। तो अब आप मान रहे हो कि इस्लामोफोबिया है, मेरे जो हम भाई, आप कहते हैं गलत इस्लामोफोबिया। एग्जाम्पल को क्यों फॉलो कर रहे हो? आप अच्छी एग्जाम्पल्स दो ना मुझे। अब हमने फ्रांस की भी पाकिस्तान को ना अच्छी करें, एग्जाम्पल्स के साथ कंपेयर अफगानिस्तान करना है। फ्रांस की भी ना करें, अफगानिस्तान की भी ना करें, मार्स और जुपिटर से कोई कर लेते हैं अगली बार उससे कंपेयर कर लेंगे। जब उधर से भी नहीं करना, इधर से भी नहीं करना, तो फिर करना किससे है? फिर हमें ये भी बता दें कि भाई अपने मुल्क को हम इस जैसा रखना चाहते भाई हैं, तो फिर हम फराज उससे। अपने लोगों को कैसे डील कर रहा है उसकी बात करें, वो एग्जाम्पल दें। फ्रांस वालों ने पाकिस्तान वालों पे तो बुर्के पे पाबंदी नहीं लगाई ना, हर एक अपने वालों पे ही बात इमिग्रेंट्स पे करता है लगा ना। रहे हैं ना, इमिग्रेंट्स पे लगा रहे हैं। वो बात तो वही आ जाती है, इमिग्रेंट्स में ही मुसलमान आते हैं ना। बहरहाल रोहित भाई है, रोहित भाई मैं जो याद आ गया, मैं ये कहता हूँ डॉक्टर साहब, बात वही है जो मैंने बात की है कि किसी को तो आप सामने रखें ना कि भाई ये काम हमने करना है। बाकी जाहिर सी बात है, कोई नहीं रखना चाह रहा उसकी मर्जी, कोई रखना चाह रहा है उसकी मर्जी, वहाँ के लोगों का काम है कि वो इसके राइट्स के खिलाफ उठ के सामने। आई डोंट हैव कंसर्न के जो कुछ भी होता है। बाकी बात है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसी बात है, पाकिस्तान को बहुत सारे इकोनॉमी के चैलेंजेस का सामना है और उसके लिए हम सबको जो है ना मिलकर काम करना पड़ेगा। और वो एक डिफरेंट है टॉपिक, डिफरेंट चैलेंजेस हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, किस तरह से हमें करना चाहिए। मैं ये सलूशन समझता हूँ कि भाई हमारे यहाँ जिस तरह से हमारी यहाँ लड़कियां औरतें काम नहीं करती, जो कि 50% इस मुल्क का, हमें उनको इनकरेज करना चाहिए। हालांकि वो काम करना चाहती हैं, वो इतनी टैलेंटेड हैं, वो क्या कुछ नहीं करना चाहती, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो एक उस तरह से बाज़ जगहों पे कल्चर नहीं है। तो वो मैं इसको रीज़न समझता हूँ। बाकी भी आप देखें, जो ये चाहे सियासतदान हो, चाहे आर्मी का हो, जब आप अपने जो है ना आप इस मुल्क को नुकसान पहुँचाते हो ना, तो फिर ये एक बहुत ही एक दुखी सी चीज़ होती है। अब आप पिछले दौर में देख लें ना, मतलब जिस तरह से इमरान खान साहब ने जाते-जाते रोका इस मुल्क को, मतलब कि पेट्रोल की प्राइसें जब बढ़ रही थी, नहीं बढ़ाई, और उसके बाद जो वो बेड़ा गर्क करके गए इकॉनमी का, ही डोंट केयर अबाउट इकॉनमी, बस उनको अपना पड़ा हुआ था। इसी तरह नवाज़ शरीफ या ज़रदारी या कोई कुछ करता है तो फिर आप देखें गलत बात है भई। आप इस मुल्क से आगे अपना पॉलिटिकल कैपिटल की बात ना करो। चाहे आर्मी भी हो, आर्मी ने फिलवक़्त तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि रिसेंटली हम देखें वो एक कंस्ट्रक्टिव और एक पॉजिटिव रोल ही प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी हो, चाहे एसआईएफसी हो या बाकी हो। तो फिर उस तरह से बाकी जो भुगती की बात है ना, ठीक है वो रेप एलिगेशन लग गया, बट अब क्या करें? स्टेट के अंदर स्टेट बनाने दे दें, भुगती के आगे कर्नल को खड़ा करें, ये इस मुल्क में अदालतें हैं। चीफ जस्टिस तो भुगती नहीं है ना। असल मसला तो उसे ये था कि भाई मुझे जो रॉयल्टी मिल रही है उसे बढ़ाओ, तो वो एक उसने इश्यू बना दिया, तो वो ऐसा वो अब आप उसको उस तरह से वो लोग करते हैं, बाज़ लोग, उसका मैं कुछ नहीं कहता। बाकी इस मुल्क में ये जो लोग कहते हैं ना इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो भाई नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान वाला जलसा देखो। बाकी इतने सपोर्टर्स हैं पीएमएलएन के, मतलब कि कैसी बात है, मतलब के पीटीआई के ही सपोर्टर्स हैं इस मुल्क में, कहाँ है? मतलब कि ऐसी, मतलब के पीटीआई बड़ी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत है, बट पाकिस्तान के लोगों ने पीएमएलएन को चुना है, पाकिस्तान के लोगों ने पीएमएलएन को वोट दिया है। और 2018 में जो आरटीएस ने डाका डाला था इमरान खान ने पीएमएलएन के वोटों पे, वो भी पीएमएलएन को अच्छी तरह याद है कि किस ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ नवाज शरीफ साहब को मुंतखब किया था, और किस तरह से आरटीएस बिठा के जो है ना इमरान खान को जिताया हमारे जनरल फैज साहब ने और हमारी आर्मी ने जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की। ऐसे ऐसे भी हमें नमूने मिलते हैं इस मुल्क में, बंदा क्या करे। बाकी पीटीआई वालों को गिला तो होना नहीं चाहिए आर्मी से, क्योंकि आर्मी चीफ तो बाप होता है। मैं ये कहूँगा, तो हमें तो ये सिखाया है कि इमरान खान साहब ने कि भाई बाप से कोई गिला नहीं होता, आर्मी चीफ बाप होता है। तो फिर जब बाप होते हैं तो बाप कुछ कर रहे हैं, अब तो बाप फील्ड मार्शल साहब हो गए हैं, तो आर्मी चीफ दादा हो बन जाता है। तो वो बाकी आखिरी बात मैं ये करूँगा रिवाज जी, कि इवांका ट्रंप का भी आप देखें पिछली कैबिनेट में वो थी डॉक्टर साहब, तो ये जो है ना ये चीज़ें हैं, इस तरह से नहीं है कि जितना ऊपर से नज़र आता है, ऐसी बात नहीं है। तो हर जगह ही कुछ न कुछ 19-20 के फ़र्क से सियासतदान लुटेरे ही हैं, मोटी बात यही है।
थैंक यू सो मच उस्मान, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच रोहित सर, थैंक यू सो मच अरीशा। आप चारों के वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया। यकीनन जब वो प्रोग्राम देखेंगे तो उनको भी शुक्रिया मिल जाएगा, और व्यूअर्स आपका भी शुक्रिया कि आपने इस सेगमेंट को हमारे साथ एंड तक जॉइन रखा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।